हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सनम की शादी तय होना। सनम के जाते ही समीर के चेहरे पर बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे। वह सबकी तरफ देखकर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि गुड़िया को कल रात के पहले अटैक के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो कोई भी इस बारे में उससे बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसको वह सारी चीज याद आए। सब लोग हाँ बोलकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तारा, अक्षरा और महिमा तीनों ही सनम के कमरे को अच्छे तरीके से साफ करके सनम के कपड़े बेड पर निकाल कर रख देती है और फिर अपने अपने कंबल में चली जाती है। वॉशरूम के अंदर सनम खुद को आईने में देख रही थी और फिर अपने चेहरे पर पानी मारते हुए कहती है, मैं आप सबको अपने दर्द के बारे में नहीं बता सकती। यह अटैक इस जन्म का नहीं, मेरे पिछले जन्म के अपनों का धोखा है और इस जन्म में मैं अपने अपनों को कोई दर्द नहीं देना चाहती। मैं वही करूंगी जो मेरी फैमिली चाहती है। पिछली बार मुझे फैमिली का प्यार नहीं मिला, लेकिन इस बार मुझे भाई, माँ, पापा, दादा, दादी, भाभी सब का प्यार मिला है और मैं इस प्यार को किसी के लिए ठुकरा नहीं सकती। सनम नहाकर बाहर आती है तो देखी है बेड पर उसके लिए कपड़े रखे थे। जैसे ही सनम अपने कमरे को देखते हैं, कैमरा पहले की तरह साफ सुथरा हो गया था। ये देखकर सनम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वह तैयार होकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है। वहीं सब लोग पहले से ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे और सब लोग सनम को बहुत ही क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। लेकिन सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, क्या बात है, आज मैं अच्छी नहीं लग रही क्या, या मेरे फेस पर कुछ लगा है जो आप मुझे इस तरीके से देख रहे हो। सनम की बात सुनकर सब लोग हड़बड़ा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। सनम दादाजी की तरफ देखकर कहती है, एल दादाजी, आज मुझे राजावत इंडस्ट्रीज जाना है तो मैं निकलती हूँ। उसके बाद भाई आप लोग ऑफिस आओगे तो वहाँ आपको इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मिल जाएगी और सब कुछ देखकर फाइनल कर दीजिएगा। और हाँ, कल मैं एक नया टेंडर भारत है जो कि सरकारी टेंडर है, तो उसकी प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहो तो आप बना देना, वरना मुझे बता देना, घर आने के बाद मैं बना दूंगी। और आप तीनों को यहाँ घर में खाना बनाने के लिए नहीं लाया गया है। आप लोग जो अपना काम करते हो अपने अपने काम पर वापस जाइए। घर में काम करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट हैं, आप लोग अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती हैं। महिमा, तारा, अक्षर तीनों ही सनम को गले लगा लेती है। सनम मुस्कुराते हुए कहती है, अपने अपने पतियों को गले लगाओ, जाकर मेरे गले क्यों पड़ रही हो यार, मेरे गले पड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। सनम की बात सुनकर पूरा घर हंसने लगता है। तभी समीर सनम के सर पर हाथ रख कहता है, इतना काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम तीनों हैं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तभी वह कार्तिक आता है और कहता है, आप तीनों नहीं, चारों, मैं भी आज से ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी इकलौती बहन ऑफिस में जाकर परेशान हो। तो आज से मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ सनम, और तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा, तुम सिर्फ ऑर्डर देना। वही कार्तिक की बात सुनकर सनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतना प्यार उसे कभी नहीं मिला था। प्यार, सम्मान, इज्जत बहुत मायने रखती है एक लड़की की जिंदगी में। अनुज जी कार्तिक के सर पर हाथ रखे रहते हैं, आज तूने बहुत अच्छी बात कही, आज जाकर मुझे एहसास हुआ कि तू सच में मेरा बेटा है। आज तो सच में तूने मेरा दिल खुश कर दिया। और हाँ, शर्म को बिल्कुल परेशान मत होने देना, सारा काम तुम खुद करना, और अगर तुमने मेरी बेटी को परेशान किया ना तो मैं तुझे साउथ अफ्रीका के जंगलों में फेंक दूंगा। वही अपने पापा की बात सुनकर कार्तिक अजीब तरीके से मुंह बनाकर कहता है, मॉम, अपने पति को समझ लीजिए, हर वक्त मुझे साउथ अफ्रीका भेजने की धमकी ना दिया करे। मैं बड़ा हो गया हूँ, कल को मेरी बीवी आएगी तो वह क्या कहेगी कि घर में मेरी इज्जत ही नहीं है। सनम कार्तिक को खुद के करीब कर कभी उसे गले लगा कर कहती है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी, में अपनी पसंद से लेकर आऊंगी और उसे खूब सारा बिगाड़ दूंगी, जिससे वह हमेशा मेरी सहायता है। जैसे ये तीनों मेरी साथ है वैसे वह भी हो जाएगी। कार्तिक सनम के सर पर हाथ रख कहता है, तो आज ये तन रहा, मेरी शादी तुम्हारी पसंद से होगी और अपनी बात से मुकरना मत, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है और ना ही मैं किसी से प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए जो भी लड़की पसंद करोगी मैं पूरी जिंदगी उसके साथ किताब लूंगा, ठीक है। सनम मुस्कुराकर कार्तिक के गले लग जाती है। तभी समीर, अक्षय और अर्जुन भी उसे अपने गले लगा देते हैं। इतने प्यारे मोमेंट को देखकर दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक वक्त था तब उन्हें ऐसा लगता था कि उनके परिवार को किसी की नजर लग गई है और ये परिवार टूटकर बिखर गया है। लेकिन अचानक से सनम के बदले जाने से सब कुछ बहुत बेहतरीन हो गया था। सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, अगर मैं यहाँ इसी तरह आप लोगों से बातें करती रहेगी तो मिस्टर राजावत ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं वह टाइम के कितने पावन इंसान हैं। वही सनम की बात सुनकर सब लोग सनम को छोड़ देते हैं। सनम सबको बाय बोलकर वहां से सीधा राजावत इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है। वहीं बाकी सब भी अपने अपने काम से ऑफिस निकल जाते हैं। वहीं कार्तिक कहता है, मैं तो यही रह गया। समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम मेरे साथ ऑफिस चल, सनम वहीं आ जाएगी। थोड़ी देर बाद कार्तिक भी समीर के साथ चला जाता है। तारा, अक्षरा और महिमा भी अपने अपने काम पर वापस चली जाती है। तारा अपने पापा का बिजनेस संभालती थी, महिमा एक प्रोफेसर थी कॉलेज में और अक्षरा लॉयर थी। इसलिए सनम ने तीनों को ही अपना अपना काम करने के लिए बोला था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी भाभीओ हाउसवाइफ बनाकर अपना करियर खराब कर दे।
सबके जाने के बाद पायल जी और रागिनी जी दादा दादी के पास बैठ जाती है और कहते हैं, देख अपने पापा जी, हमारी सनम कितना बदल गई है। कहाँ वह महिमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और आज उसकी एक समझदारी भरे कदम में सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर दिया है। दादाजी रागिनी जी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, ये तुम्हारी परवरिश थी बेटा की। वह बहक जरूर गई थी कुछ वक्त के लिए, लेकिन बिगड़ी नहीं थी। और देखो आज एक सनम में पूरे घर को एक माला में बांध कर रख दिया है। मुझे तो उसे दिन के लिए डर लगता है जब हमारी सनम शादी करके अपने घर चली जाएगी। हम सबको कैसे रहेंगे उसके बिना, समझ ही नहीं आता। सनम की शादी की बात सुनकर सबकी आंखों में नमी आ जाती है। तभी दादी माँ कहती है, अभी थोड़ी हम अपनी सनम की शादी करना है, अभी हमारी सनम बहुत छोटी है, जब होगी तब का तब देखेंगे। दादाजी सबकी तरफ देखकर कहते हैं, मैंने सनम की शादी तय कर दी है। मेरा दोस्त है उसके पोते के साथ और बहुत साल में उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं घर के बाकी फैमिली मेंबर से इस बारे में बात करना चाहूंगा। और सबसे में बात हमें सनम से भी पूछना होगा कि वह क्या चाहती है, क्या वह किसी को पसंद करती है या कोई है उसकी जिंदगी है। उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। और यह बात मैंने अपने दोस्त को भी बता दी है। ये सब सुनने की देर थी कि दादी माँ गुस्से में दादाजी पर भड़कते हुए कहती है, अभी मेरी बेटी 22 साल की है और आप उसकी अभी से शादी करना चाहते हो। आज मैं उससे कहूंगी कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें यहाँ से भगाने के प्लानिंग कर रहे हैं। दादाजी दादी माँ की तरफ देखकर कहते हैं, इतना झूठ बोलने लगी हो आप, सच में क्या मवाना चाहती हो मुझे उसके हाथों। दादाजी दादी माँ की यह सारी बातें सब लोग बैठे बैठे सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ सनम की कार राजावत इंडस्ट्रीज जाकर रुकती है। सनम उसमें से निकलती है तो अभिमन्यु का असिस्टेंट राघव पहले से ही सनम का इंतजार कर रहा था, इसीलिए राघव सनम को अपने साथ लेकर अभिमन्यु के ऑफिस में चला जाता है। वही और अभिमन्यु के ऑफिस में मौजूद सारे एम्प्लॉयज हैरानी से राघव को और अभिमन्यु के ऑफिस के गेट को देख रहे थे, क्योंकि आज तक अभिमन्यु राजावत ने किसी लड़की के साथ काम नहीं किया था और अगर कभी किया भी था तो वह लड़की सिर्फ राघव के टच में रहती थी। और आज ये लड़की डायरेक्ट अभिमन्यु राजावत के ऑफिस में गई थी, इसका मतलब ये लड़की अभिमन्यु राजावत के लिए कोई खास है। सनम जैसे ही अभिमन्यु के ऑफिस का गेट लॉक करती है, अंदर से एक भारी मर्दाना और सख्त आवाज सुनाई देती है, कम इन। सनम जैसे ही अंदर पहुंचती है वह अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजावत। सनम की आवाज सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक सुकून उतर आता है और वह शर्म की तरफ देखकर कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग में इस मल्होत्रा, बैठिए आप 1 घंटा लेट हुए। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, आई एम रियली वेरी सॉरी श्री राजावत, थोड़ा फैमिली टाइम में देर हो गया था। अभिमन्यु कुछ नहीं कहता। सनम और अभिमन्यु अपनी प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। काम करते करते उन्हें सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था और ना ही उन दोनों को वक्त का पता चला था। तभी एक बार फिर अभिमन्यु के ऑफिस का गेट खुलता है और 2 लोग अंदर आते हैं। अभिमन्यु बिना नॉक करे किसी को अंदर आता देखो गुस्से से भर जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी सर उठाकर देखता है तो उसके सामने उसके दादाजी और उसके पापा खड़े थे। उन दोनों को देखकर अभिमन्यु तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। अभिमन्यु के खड़े होते ही सनम भी चेयर से खड़ी होकर घूमकर पीछे देखती है। राघवेंद्र जी और दादाजी अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा आपसे कुछ बात करनी थी। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, मैं चलती हूँ मिस्टर राजावत, बाकी बचा हुआ काम हम लोग कल कर लेंगे। तभी राघवेंद्र जी कहते हैं, बेटा आप अपना काम कीजिए, ऐसी कोई खास बात नहीं है कि हम आपके सामने नहीं कर सकते। सनम राघवेंद्र जी और दादाजी की तरफ हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और दादाजी और राघवेंद्र जी के पैर छू लेती है। ये देखकर उन दोनों के चेहरे पर ही बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। कहीं अभिमन्यु का सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है कि उसकी जान कितनी संस्कारी है कि अनजान लोगों को भी आदर और सम्मान देती है, और अगर वह उसकी पत्नी बन गई तो उसके घर के मेंबर्स को कितना सम्मान देगी। सनम वापस से चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगती है। दादाजी राघवेंद्र जी और अभिमन्यु सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। अभिमन्यु सबके लिए काफी ऑर्डर करता है। अभिमन्यु राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहता है, बताइए पापा कैसे आना हुआ। मैं जानता हूँ आप बिना किसी जरूरी काम के नहीं आते और मैं ये भी जानता हूँ कि मॉम ने आपको परेशान कर रखा है। राघवेंद्र जी अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, पिता हम वैष्णवी को संभाल लेंगे, बस हम एक बार उसे बच्ची से मिलना चाहते हैं जैसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, और अगर हम दोनों को पसंद आती है तो हम वैष्णवी को संभाल लेंगे और हम आपकी पसंद को उनके सामने उनकी पसंद बनकर ले जाएंगे और आपकी माँ को कभी पता ही नहीं चलेगा कि वह लड़की आपकी पसंद की है। अभिमन्यु अपने पापा की बात से एग्री हो जाता है और वह राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहता है, पापा आप अभी अभी जिस लड़की से मिले सनम मल्होत्रा वही है मेरी मोहब्बत, और अभी से नहीं बल्कि पिछले 7 साल से मोहब्बत करता हूं मैं उससे, और 7 साल से उसे ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन वह मेरी नजरों के सामने आ गई और अब उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूं।
दादाजी काफी देर से सनम को देख रहे थे। दादाजी फिर सनम को आवाज देकर कहते हैं, बेटा कॉफी पी लीजिए। सनम उठकर दादाजी के पास जाकर बैठ जाती है। दादाजी सनम के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, आप जयवर्धन मल्होत्रा की पोती हो ना। सनम अपने दादाजी का नाम सुनकर जल्दी से उनकी तरफ देखकर कहती है, आपको कैसे पता? क्योंकि आपके दादाजी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपकी तस्वीर भेजी थी उन्होंने हमें, इसलिए हम आपको पहचान में कामयाब हो पाए, वरना तो हम नहीं पहचान पाए कि इतनी प्यारी बच्ची हमारे दोस्त की पोती हो सकती है। सनम खुशी से दादाजी की तरफ देखकर कहती है, अच्छा तो आप दादाजी के वह दोस्त हो जिनके बारे में दादाजी बताते हैं कि गांव में से आम चोरी करके खाया करते थे। सलाम की बात सुनकर दादाजी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारे दादा के पेट में कोई बात नहीं रख सकती। सनम मुस्कुराकर दादाजी की तरफ देखकर कहती है, तो आप मेरे साथ घर पर चलोगे? क्योंकि दादाजी आपको बहुत याद करते हैं और जब मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी ना तो वह मुझे और ज्यादा खुश हो जाएंगे। दादाजी प्यार से सनम के चेहरे को छूकर कहते हैं, आप सच में बहुत प्यारी हो जयवर्धन, जितनी आपकी तारीफ करता है ना उससे कहीं ज्यादा प्यारी और खूबसूरत हो आप। अच्छा चलिए हम आपको अपने बेटे और अपने पोते से मिलते हैं। यह है हमारे बेटे राघवेंद्र राजावत। सनम हाथ जोड़कर नमस्ते करके पेट छू लेती है और यह है अभिमन्यु राघवेंद्र राजावत हमारे पोते। सनम मुस्कुराकर कहती है, अब इनके साथ तो हम काम कर रहे हैं तो जानते ही है शर्म की वह पूरे मुस्कुराहट उसकी, वह बिना छल कपट की बातें राघवेंद्र जी और दादाजी को बहुत पसंद आई थी। तभी सनम के फोन पर कार्तिक का कॉल आने लगता है। सनम दादाजी और राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहती है, हम थोड़ी देर में आते हैं, वरना कार्तिक भाई परेशान हो जाएंगे कि हम कॉल क्यों नहीं उठा रहे। सनम अपना फोन लेकर वहां से सीधा बाहर निकल जाती है। सनम के जाते ही दादाजी राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहते हैं, आपको वैष्णवी बहू को समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैष्णवी बहू ने जो लड़की पसंद की है अभिमन्यु की शादी उससे लड़की से ही होगी। अभिमन्यु और राघवेंद्र जी हैरान रह जाते हैं। तभी दादाजी उन दोनों को ऐसा कुछ बताते हैं कि अभिमन्यु का चेहरा हैरानी और शौक से बड़ा हो जाता है। अभिमन्यु की हैरानी। सनम अपना फोन लेकर वहां से सीधा बाहर निकल जाती है। सनम के जाते ही दादाजी राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहते हैं, आपको वैष्णवी बहू को समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैष्णवी बहू ने जो लड़की पसंद की है अभिमन्यु की शादी उससे लड़की से ही होगी। अभिमन्यु और राघवेंद्र जी हैरान रह जाते हैं। तभी दादाजी उन दोनों को ऐसा कुछ बताते हैं कि अभिमन्यु का चेहरा हैरानी और शौक से बड़ा हो जाता है। दादाजी राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहते हैं, अरे सनम को ही तो मैं और वैष्णवी ने पसंद किया था अभिमन्यु के लिए, और अभिमन्यु की शादी वैष्णवी ने सनम से ही तय करी है। ये सुनकर तो अभिमन्यु का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वह दादाजी की तरफ देखकर कहता है, आप सच बोल रहे हो ना दादाजी? दादाजी अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते हैं, अरे बेटा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? कहीं अपने दादाजी की बात सुनकर अभिमन्यु बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर ऐसा कोई चक्कर चलाया ना दादाजी के मन की जो नाराजगी है सनम की तरफ वह खत्म हो जाए। दादाजी अभिमन्यु की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा वह तो तब हो सकती है तब तुम खुद अपनी माँ से कहो कि तुम उससे लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो। लड़की तुम्हारी माँ ने पसंद करिए, देखो काम को सीधे पकड़ो या घूमर पकड़ो, तुम्हारी शादी होनी तो सनम से ही है, तो फिर अपनी माँ को भी खुश कर दो ना। अभिमन्यु खुश होकर दादाजी को गले लगा लेता है। वहीं बचपन वाले अभिमन्यु को वापस आया देखकर दादाजी और राजेंद्र जी दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वह दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अभिमन्यु अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु के पास सनम का टेक्स्ट मैसेज आता है कि उसे किसी अर्जेंट काम से वापस अपने कंपनी जाना पड़ा। अब आगे का जो भी काम है वह लोग कल कंटिन्यू करेंगे। मल्होत्रा कंपनी में इस वक्त सारे एम्प्लॉयज ऑडिटोरियम में इकट्ठा थे और उनके सामने स्टेज पर दादाजी, हर्षवर्धन जी, अनुज जी, समीर, अर्जुन, अक्षय, कार्तिक और सनम खड़े हुए थे। दादाजी सब की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर कहते हैं, लास्ट बार पूछ रहे हैं किसने हमारी कंपनी के सीक्रेट हमारी राइवल कंपनी को दी? अगर वह इंसान खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नौकरी से निकले, और अगर हम उसे ढूंढकर निकलते हैं तो उसे हम इतनी भयानक सजा देंगे कि आने वाली 7 पीढ़ी की भी रूह कांप जाएगी। अभी भी कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से, मैं दादाजी, पापा, चाचा जी या अपने भाइयों की तरह दयालु नहीं हूँ जो तुम लोगों को छोड़ दूँ। तुम लोगों को सजा अपने आप आने के बाद भी मिलेगी और अगर हमने ढूंढा फिर भी मिलेगी, लेकिन जो सजा हम उसे देंगे उसमें थोड़ी सी नमी बढ़ती जाएगी, क्योंकि धोखा देने वालों की हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। इसलिए खुद ब खुद सामने आ जाओ, वरना अगर मैं लेकर आई तो फिर देख लेना क्या होगा। लेकिन अभी भी कोई भी सामने नहीं आया था। कहीं सबसे लास्ट में खड़ा एक इंसान कांप रहा था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि सब लोग उसे सिर्फ सजा देकर छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा उसे नौकरी से निकाल देंगे, इससे ज्यादा क्या ही उसके साथ करेंगे। इसलिए वह शख्स अभी तक किसी के सामने नहीं आया था।
सनम सारे एम्प्लॉइज की तरफ देखकर कहती है तो ठीक है, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते वह इंसान कौन है जिसने हमारे साथ धोखेबाजी की है तो आप लोग गलत हो। ठीक है, चलिए सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए, उसे इंसान की कर दो, वह भी लाइव। सनम एक पेन ड्राइव ऑडिटोरियम मत प्ले कर देती है जिसमें एक इंसान चोरी छुपे हर्षवर्धन जी के ऑफिस में जाता है, वहां से फाइल चुराकर किसी को सेंड कर देता है और वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। ये देखकर पीछे खड़ा आदमी लड़खड़ाकर गिर जाता है क्योंकि वह पहले भी यह सब कर चुका था लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया था, तो इस बार कैसे पकड़ा गया। सनम बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करके कहती है सामने लेकर आओ बॉडीगार्ड मिसेस बंसल ओ सनम के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। सनम उसकी तरफ चारों तरफ चक्कर काट दिया और कहती है तुम्हें क्या लगा तुम इतने दिन से हमारी कंपनी को धोखा दे रहे थे और हमें पता नहीं था? अगर पता नहीं होता तो हम उसे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाते, हिडन कैमरा क्यों लगाते? हमें पता चल चुका था कि हमारे ऑफिस का कोई बंदा हमें धोखा दे रहा है, इसीलिए तो हमने ये सब कुछ किया। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दो जी, सरकारी प्रोजेक्ट भी फाइल तुमने चोरी करके राइवाल कंपनी को दी है, वह फाइल तो मेरे पास थी। तो तुमने चोरी क्या किया था? एक बार चोरी करने से पहले फाइल को पढ़कर तो देख लेते, उसमें क्या लिखा था। सनम की बात सुनकर वह इंसान हड़बड़ा जाता है। अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि वह सनम के बिछाए हुए जल में फंस चुका है। सनम तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे इंसान के माथे पर रख देती है और कहती है अगर मैं चाहूं ना तो 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा काम तमाम कर सकती हूं, लेकिन नहीं, सजा तो मैं इन सब के सामने मिलेगी क्योंकि आइंदा से कोई भी हमें धोखा देने के बारे में सोचेगा नहीं। इससे बेहतर यही होगा कि अब अपना गुनाह कबूल कर लो। मिस्टर बंसल सनम की तरफ देखकर कहते हैं आप मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है और यह सीसीटीवी फुटेज को कोई सबूत नहीं मानेगा क्योंकि यह तो बनाई भी जा सकती है। सनम मुस्कुराते हुए बंसल की तरफ देखकर कहती है तुमने क्या मुझे पागल समझा है कि मैं इतनी से सबूत को लेकर पुलिस के पास जाऊंगी? यह मेरा ऑफिस है, यहाँ की जज भी मैं हूँ, लॉयर भी मैं हूँ और फांसी देने वाले भी मैं हूँ। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी और तुम वहां से छूट जाओगे, जमानत मिल जाएगी। इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या तुम्हें? तभी सनम अपने पेट में से एक धारदार चाकू निकलती है और उसे बंसल के हाथ पकड़कर उसकी सारी उंगलियां को एक झटके में काटकर फेंक देती है। ये सीन देखकर सब चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा तो चारों भाई, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा तो उनकी बहन इतनी कॉल कब बन गई थी। वहीं दादाजी, अनुज जी और हर्षवर्धन जी खुद हैरान थे, लेकिन इस वक्त को कोई भी बात अपने चेहरे पर शो नहीं करते हैं। सनम बंसल का दूसरा हाथ पकड़ती है और उसे हाथ की भी सारी उंगलियां को काट देती है। सारे एम्प्लॉइज डर की वजह से थर-थर कहां पर रहे थे, सबको सनम में यमराज नजर आ रहा था। सनम पर के नाखूनों को एक एक कर निकलने लगती है और फिर बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहती है इन्हें मेरे पालतू टाइगर के सामने डाल देना और वह भी जिंदा, तब इसको पता चलेगा कि धोखेबाजी का अंजाम क्या होता है। और हाँ, टाइगर जैसे से खाएगी ना, वह लाइव प्रसारण पूरे ऑफिस में होना चाहिए क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि सनम मल्होत्रा से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। सनम ये बोल वहां से चली जाती है। वहीं अक्षय धीरे से समीर और अर्जुन की तरफ देखकर कहता है भाई ये लड़की क्या चीज है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, अब तो मुझे इससे डरने लगा है। मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं तो इससे पंगा नहीं लूंगा कहीं। अर्जुन भी अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है मैं भी नहीं। समीर उन दोनों को गुस्से से होता है, तभी कार्तिक कहता है भाई ऐसे मत देखो उसे, लेडी डॉन को देखकर हमारी हालत खराब है। अगर आप भी इस तरह देखोगे ना तो देख लेना कहीं हमारी पेट यही भी लेना हो जाए और फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सब लोग वहां से सनम के ऑफिस में चले जाते हैं। सनम इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी गहरी गहरी सांस ले रही थी, तभी दादाजी उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं बेटा इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सनम अपने दादाजी की तरफ देखकर कहती है मैं जानती हूँ दादाजी, लेकिन वह इंसान हमें आपसे नहीं क्यों साल से धोखा दे रहा है और आप लोग ने जानबूझकर धोखेबाज पुलिस ऑफिस में क्यों रखा था? क्या मजबूरी थी आपकी? दादाजी उसके सर पर हाथ रखे रहते हैं। बेटा मजबूरी नहीं थी, इसके पिताजी हमारे साथ काम करते थे और मुझे बचाने में उनकी जान चली गई थी, इसलिए हम बंसल को कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उसके पिताजी के एहसान थे हमारे ऊपर। सनम तेरी सांस लेकर सब की तरफ देखकर कह दिया चलो शाम हो गई है, घर जाने का वक्त हो गया है, आप लोग निकले, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। समीर सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। सनम समीर की तरफ देखकर कहती है कोई बात नहीं है भाई, आप चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सब लोग वहां से मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं सनम वहां बैठकर एक फाइल पढ़ने लगती है। उसे फाइल में सात्विक और समीरा की किडनैपिंग के बारे में सारी जानकारी थी, लेकिन वह किडनैप होने के बाद कहाँ गायब हो गए इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
सनम काफी देर सोचती है, फिर अपने ऑफिस से बाहर निकल जाती है। अपनी गाड़ी में बैठ मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाती है। तभी बीच रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत और एक मिडिल एज औरत दिखाई देती है, जिन्हें कुछ आदमी चारों तरफ से गिरकर खड़े थे और उनके ऊपर बंदूक दान रखी थी। ये देखकर सनम जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आकर उन सब के पास आकर रहती है। ये क्या बदतमीजी है, और इस तरीके से आप तो बुजुर्ग लोगों को परेशान नहीं कर सकते। वहीं उनमें से जो गुंडे थे वह सनम को देखकर कहते हैं, वैसे तू माल तो बहुत अच्छा लग रही है, क्यों ना इन दोनों बुढ़िया को छोटा इस लड़की को ही पकड़ ले। सनम हंसते हुए कहती है, हलवा है क्या जो तुमने कहा और पकड़ लिया। छोड़ो उन लोगों को, वरना तुम लोगों को इतनी मार मारूंगी फिर जिंदगी में दोबारा किसी को छूने की हिम्मत नहीं करोगे। सनम उन सब की तरफ देखकर उन्हें धमकी भरे अंदाज में कहती है, अगर अभी क्या भी निकलो यहाँ से, वरना एक एक कोई जिंदा जमीन में गड़ दूंगी। लेकिन वह लोग वहां से नहीं जाते। तभी एक गुंडा पीछे से आकर सनम को पकड़ने की कोशिश करता है, तो सनम बिना पीछे देखी उसका बार रोक लेती है और उसे मारकर जमीन में गिरा देती है। शर्म के एक बार में उसकी गर्दन उसके घर से अलग हो गई थी। वहीं सारे गुंडे पहले तो डर जाते हैं, लेकिन फिर अपने साथी का बदला लेने के लिए एक साथ सनम के ऊपर हमला कर देते हैं। सनम 5 मिनट में उन सबको मारकर जमीन में गिरा देती है और उनको बुजुर्ग औरतों के पास आकर रहती है, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और आपके साथ कोई है नहीं क्या। वैष्णवी जी सनम के सर पर हाथ रखकर कहती है, आप बहुत बहादुर हो बेटा। जी हाँ, ये कोई और नहीं वैष्णवी जी और दादी माँ थे। दादी माँ सनम के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, आप जिस घर में भी जाएंगे उससे घर में रौनक ला देंगे। सनम उन दोनों के हाथ जोड़कर रहती है, ये तो आपका बड़प्पन है, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। वैष्णवी जी सनम की तरफ देखकर कहती है, बेटा हमारी कार खराब हो गई थी और हम दोनों बिना बॉडीगार्ड्स को लेकर बाहर आए थे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम घर कैसे जाएंगे। सनम उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, मैं छोड़ दूंगी आप लोगों को, घर में चलिए मेरे साथ। वह दोनों पहले तो सनम को मना करती है, लेकिन सनम जबरदस्ती उन लोगों को अपनी कार में बिठाकर उन दोनों से पूछता है, अच्छा आप एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। वैष्णवी जी सनम को एड्रेस बता देती है। सनम थोड़ी ही देर में वैष्णवी जी को राजावत मेंशन के बाहर छोड़ दी है। वैष्णवी जी और दादी माँ जबरदस्ती सनम को घर के अंदर ले आती है। तभी वहां पर राघवेंद्र जी और दादाजी बैठे हुए थे। राघवेंद्र जी को देखकर सनम कहती है, अरे दादाजी। कभी सनम को देखकर राघवेंद्र जी की हैरान रह जाते हैं। राघवेंद्र जी जल्दी से दादी माँ और वैष्णवी जी को पूरी तरीके से चेक करते हैं और सनम से कहते हैं, बेटा आप नहीं जानती आज आपने हमें कितना बड़ा एहसान कर दिया है। सनम राघवेंद्र जी से कहती है, अंकल जी एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। जो चीज मुझे आती है अगर उसे चीज को हम इंसान की भलाई के काम में लगे कोई अच्छी बात है ना। सनम उठकर खड़ी होती है और हाथ जोड़कर रहती है, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दादाजी पापा दादी माँ चाचू चाचा भाई भाभी सब लोग परेशान हो गए होंगे, अब मैं चलती हूँ। सनम सबके पैर छूकर हाथ जोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। वहीं वैष्णवी जी दादाजी की तरफ देखकर कहती हैं, आपने कैसे जानते हैं। दादाजी वैष्णवी जी से कहते हैं, ये सनम मल्होत्रा है, मेरे दोस्त की पोती, और इसी को तो हमने अपने अभिमन्यु के लिए पसंद किया था। ये सुनने की देर थी कि वैष्णवी जी के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ जाती है और वह कहती है, पापा जी अब कुछ भी हो जाए, अब सनम ही हमारे घर की बहू बनेगी और हमारे अभिमन्यु की पत्नी, क्योंकि सनम के अंदर वह सारी क्वालिटी है जो हमें हमारे घर की बहू के लिए चाहिए थी। दादाजी भी खुश हो जाते हैं, राघवेंद्र जी भी खुश थे। तभी दादी माँ कहती हैं, लेकिन अभिमन्यु शादी नहीं करना चाहते। वैष्णवी तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हूँ। वैष्णवी जी सब की तरफ देखकर कहते हैं, आप चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन अब सनम ही हमारे अभिमन्यु की पत्नी बनेगी, क्योंकि हमें सनम पहली नजर में पसंद आ गई है और वह हमारे बेटे के टक्कर की भी है। 3 रखेल बनने में दादाजी भी खुश हो जाते हैं, राघवेंद्र जी भी खुश थे। तभी दादी माँ कहती है, लेकिन अभिमन्यु शादी नहीं करना चाहते। वैष्णवी तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हूँ। वैष्णवी जी सब की तरफ देखकर कहती है, आप चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन अब सनम ही हमारे अभिमन्यु की पत्नी बनेगी, क्योंकि हमें सनम पहली नजर में पसंद आ गई है और वह हमारे बेटे के टक्कर की भी है। राघवेंद्र जी और दादाजी मनी मां हंस रहे थे कि जिस लड़की को उनका बेटा बहू बनाना चाहता है वही लड़की को वैष्णवी जी अपनी सर आंखों पर बिठाकर बैठी थी, लेकिन दोनों को ही इस बात के बारे में पता नहीं था। राजावत मेंशन में हो रही इस तकरार के बारे में सनम को भी कोई जानकारी नहीं थी, वरना वह खुद ही सारी बात क्लियर कर देती। देर रात सनम मल्होत्रा मेंशन पहुंची तो सब लोग सनम के आने का इंतजार कर रहे थे। लोग समीर अक्षय अर्जुन कार्तिक चारों भागकर सनम के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें आने में इतना देर कैसे हो गई। सनम जैसे ही जाकर सोफे पर बैठी है उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आ जाती है। सनम पानी पीते हुए उन सबको बता देती है कि रास्ते में कैसे 2 बुजुर्ग औरतों को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, इसलिए वह उनके घर तक छोड़ने गई थी। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगता है जब उनकी बेटी इंसानियत के रास्ते पर चल रही है।
सनम जैसे ही पानी पीकर क्लास को टेबल पर रखी है तभी उसके सामने एक कॉफी का काम आ जाता है। सनम अपनी नजर उठाकर देखती है तो सामने अक्षर खड़ी थी। अक्षर को देखकर सनम मुस्कुराकर कॉफी का कप ले लेती है और सबसे बातें करने लगती है। सनम अक्षरा, तारा और महिमा की तरफ देखकर कहती है, आप लोगों को इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। इन सब कामों के लिए घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं। आप लोग भी अपने अपने ऑफिस से थक कर आए हो, आराम कीजिए। मैं अकेली ऑफिस काम करने के लिए नहीं गई थी और फिर अगर मुझे कोई चीज जरूरत होगी तो मैं खुद से बना लूंगी, ठीक है। महिमा सनम का हाथ पकड़कर कहती है, बेटा इसमें परेशान होने की और फॉर्मेलिटी की कोई बात ही नहीं है, और अगर हम थकी होंगे तो तुम हमारा काम कर देना, और आज तुम थकी हुई हो तो हमने कर दिया। हम एक फैमिली है, फैमिली में अपना तेरा नहीं बल्कि हमारा होता है। सनम मुस्कुराकर महिमा को अपने गले लगा लेती है। तभी पीछे से तारा और अक्षरा भी सनम के गले लग जाते हैं। तीनों चारों लोगों का इतना प्यार देखकर पूरे घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि यह चीज वह मिस कर रहे थे। वही दादाजी सबकी तरफ देखकर कहते हैं, अब जब तुम सब लोग यहाँ मौजूद हो तो तुम सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सब लोग दादाजी की तरफ देखते तो दादाजी बोलते हैं, मैंने सनम की शादी तय कर दी है। पूरा परिवार दादाजी की बात सुनकर हैरान परेशान हो जाता है। तभी समीर कहता है, दादाजी अभी तो बच्ची है, अभी से उसकी शादी नहीं करनी है। हमें सब लोग बड़ी बड़ी से यही बोलते हैं। तभी सबको सनम की आवाज सुनाई देती है, दादाजी आपने जिस भी मेरी शादी अच्छी है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे दादाजी मेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड ढूंढ कर लेंगे। इसलिए इस बात के लिए मैं आप पर आप मुड़कर विश्वास कर सकती हूँ, और आप फिक्र ना करें, मेरी तरफ से हाँ है। और लेकिन मैं शादी अभी फिलहाल में नहीं करना चाहती, तो आप देख लीजिए। दादाजी सनम की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सनम की हाँ सुनकर पूरा परिवार शांत पड़ जाता है। सब लोग जानते थे कि सनम ऐसे ही किसी चीज के लिए हाँ नहीं करेगी जब तक उसका मन ना हो। सनम उठकर खड़ी होती है और कॉफी के लिए अक्षरा को थैंक यू बोलता है और कहती है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक आप लोग डिनर लगाए, क्योंकि मुझे पता है आप में से किसी ने अभी तक डिनर नहीं किया है। सनम की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। सनम सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी हर्षवर्धन जी दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं, पिताजी इतनी जल्दी क्या है सनम की शादी की। दादाजी हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर कहते हैं, आप भूल रहे हैं, हर्षवर्धन के 25 साल होने से पहले हमें सनम की शादी करनी पड़ेगी। दादाजी की बात सुनकर हर्षवर्धन जी अनुज जी दोनों ही शांत हो जाते हैं, लेकिन बाकी किसी को दादाजी की बात समझ नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही समीर दादाजी से कुछ बोलने वाला होता है, दादाजी हाथ दिखाकर उसे रोक देते हैं, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती दादाजी से कुछ भी पूछने की, क्योंकि घर में एक सनम थी जो दादाजी से अपनी हर एक बात मनवा सकती थी। सब लोग चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद सनम भी नीचे आती है। आज सनम ने एक शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। इन कपड़ों में सनम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सनम डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी है तो महिमा सनम को खाना सर्व करने लगती है। सनम महिमा को बिठाकर रहती है, आप भी खाना खाए, सब लोग अपने आप खाना ले सकते हैं, ठीक है। और सब लोग बैठकर अपना अपना खाना खाने लगते हैं। दादाजी सनम की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा जी अगर आप लड़के से मिलना चाहे या उनकी फोटो देखना चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। सनम दादाजी की तरफ देखकर कहती है, आपने देखा है दादाजी हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं, तो मैं भी देखा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे दादाजी वर्ल्ड कप बेस्ट लड़का चुनेंगे। तो आप हर बात के लिए मुझे पूछना बंद कीजिए, ठीक है। और अपना डिनर करने लगती है। डिनर हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सनम भी अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि उसके दादाजी ने किस लड़के को उसके लिए चुना है, वह लड़का कैसा होगा, क्या उसके परिवार को अपने परिवार की तरह प्यार करेगा या नहीं। यही सब बातें सनम के दिमाग में चल रही थी। फिर सनम सारी बातों को अपने दिमाग से झटका चुपचाप बैठकर सो जाती है। वहीं अभी सनम को सोए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि सनम के कमरे में 3 लोग आते हैं और उनके पीछे और 3 लोग आते हैं। जब वह तीनों एक दूसरे को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, फिर तब जाकर बारी बारी सनम को प्यार से चूमकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अपने लैपटॉप पर सनम को देख रहा अभिमन्यु इन भाई बहनों के प्यार को देखकर बहुत खुश था कि उसकी जान को अपने परिवार का प्यार मिला है, पर इतना प्यार करने वाले भाई और भाभी मिली है। अभिमन्यु अभी लैपटॉप में वीडियो देख ही रहा था कि उसके पास उसके असिस्टेंट राघव का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि सात्विक ने वहां से भागने की कोशिश की है। ये सुनते ही अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ जाता है और वह तुरंत लैपटॉप बंद करके वहां से अपने टॉर्चर रूम की तरफ निकल जाता है। 1 घंटे बाद पहुंचता है तो देखा है आज वहां और दिन से भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। ये देखकर उसे राघव पर प्राउड फील होता है। अभिमन्यु जैसे ही अंदर पहुंचता है देखता है राघव सात्विक को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। सात्विक के नीचे बर्फ की सिलियां रखी हुई थी जिस पर सात्विक को बांधा गया था और राघव उसके पैरों में मार रहा था, जिससे सात्विक को चोट तो लग रही थी लेकिन जख्म नहीं दिख रहे थे। ये देखकर अभिमन्यु राघव की तरफ देखकर कहता है, वेल डन राघव, आज तो तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वैसे उसने भागने की कोशिश क्यों की यह नहीं पता करवाया।
अभिमन्यु की तरफ देखकर अपना सर झुकाकर कहता है, सर यह यहाँ से भागकर सीधा मल्होत्रा मेंशन जाने वाला था। यह आपकी सच्चाई और आपके बारे में मल्होत्रा परिवार और लेडी बॉस को बताने वाला था। जैसे लेडी बॉस कभी भी आपको अपना ना समझे और नहीं आपके साथ कोई रिश्ता रखे। जैसी अब मैं ये सुनता है उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह जाकर सात्विक के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें जो सजा चल दी थी वह सजा शायद तुम्हारे लिए कम थी। वैसे मैं तुम्हें आज छोड़ देने वाला था वार्निंग देकर, लेकिन अपने आप में तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी शादी मेरी जाना से हो नहीं जाती। तो अब तुम्हें तब तक यहाँ रहना होगा। दुआ करो कि मेरी शादी उससे जल्दी हो जाए और तुम्हें यहाँ से जल्दी आ जाती मिल जाए। सात्विक के मन में गुस्सा और नफरत की भावना अभिमन्यु के लिए आ चुकी थी। सात्विक गुस्से में अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, सनम मुझसे प्यार करती है और वह तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करेगी। तुम जानते नहीं हो उसे जिस दिन उसे सच पता चल गया ना और यह पता चल गया कि तुमने मुझे किडनैप करके मुझे टॉर्चर किया है तो वह तुमसे नफरत करेगी, क्योंकि वह मुझे पागलों की तरह प्यार करती है। मेरे बिना जीना उसके लिए आसान नहीं है। अभिमन्यु को बहुत तेज गुस्सा आता है। बार बार सात्विक का सनम का नाम लेना और उसके बारे में ये सारी बातें अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी था। अभिमन्यु गुस्से में राघव की तरफ देखकर कहता है, जो इन्हें टाइगर के पिंजरे में छोड़ दो और टाइगर को बोलना कि यह उसकी मां के ऊपर गंदी नजर डाल रहा है। जैसे ही राघव ये सुनता है राघव के हाथ पैर काम में लगते हैं, क्योंकि टाइगर बहुत एग्रेसिव था। वह अपने आसपास किसी को नहीं आने देता था, वह सिर्फ अभिमन्यु के काबू में आता था। यहाँ तक कि राघव भी कभी उसे काबू नहीं कर पाया था। अगर अभिमन्यु कभी यहाँ से बाहर भी जाता था तो उसे अपने साथ लेकर जाता था, क्योंकि यहाँ खड़े किसी बॉडीगार्ड या किसी भी मेंबर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे टाइगर को रोक सके या उसके आसपास जा सके। जैसे ही सात्विक राघव को इतना डरते और कांपते हुए देखा है तो उसे भी अब डर लगने लगता है और उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने अभिमन्यु राजावत से जवान लड़ाई अच्छा खासा यहाँ से निकल जाता, उसके बाद जाकर सनम को सारी सच्चाई बता देता। अभिमन्यु अभी यह कह रहा था कि अचानक से अभिमन्यु का फोन बजाने लगता है। अभिमन्यु के फोन पर जाना शो हो रहा था, जिसे देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है और राघव की तरफ देखकर कहता है, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी लेडी बॉस का फोन है। अभिमन्यु वहीं सोफे पर बैठकर सनम का कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से सनम की आवाज आती है, मिस्टर राजावत मुझे आपसे एक बात करनी थी। हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में दोपहर में डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो या तो आप उन मिस्टेक को सही कर दीजिए या फिर कल ऑफिस आने के बाद मैं कर दूंगी, और उससे पहले ये टेंडर भरना नहीं चाहिए वरना ये टेंडर हमें कभी नहीं मिलेगा। सनम की बात सुनकर अभिमन्यु अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर बहुत गर्मी से कहता है, आपके जैसा ठीक लगे सनम आप वह कर लीजिए, और आप जानते हैं कि आपके किसी काम में मैं कोई गलती निकाल नहीं सकता, क्योंकि आप कभी कोई गलती नहीं करती। वैसे इतनी रात के फोन करने का यही कारण था या कुछ और भी था? सनम की आवाज फिर से आती है, नहीं बस यही कारण था, मुझे लगा कहीं कल सुबह राघव वह टेंडर भरना दे बस इसीलिए। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, जो बात आप मुझे अभी बता रहे हैं ना की बात में शाम को देख चुका था और मैंने उससे सही भी कर दिया है, तो आप बेफिक्र रहकर सोएंगे। और हाँ, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। सनम भी गुड नाइट कहकर कॉल कट कर देती है। वही सनम का कॉल करते ही सात्विक अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, अभी वह जितना प्यार से बात कर रही है ना, जब उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी ना, इससे भी कहीं ज्यादा नफरत करेगी वह तुमसे। सात्विक के पास जाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर खींच लेता है और कहता है, और वह दिन कभी नहीं आएगा, मैं वह दिन कभी आने ही नहीं दूंगा जब मेरी जाना को मेरी सच्चाई पता चलेगी। मेरी जाना हमेशा मुझे सिर्फ अभिमन्यु के नेचर से जाने की शैतान तो मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम जैसे इंसानों के लिए, लेकिन उसके लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्यार करने वाला अच्छा और एक पति बनेगा। तभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा तो वह तुम्हारी बातों पर कभी यकीन ही नहीं करेगी, और अगर तुमने ज्यादा तन बनाने की कोशिश की ना तो तुम्हें मारकर कहाँ फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आज के बाद मेरी जान के बारे में सोचना छोड़ देना। अभिमन्यु राघव की तरफ देखकर कहता है, अरे यार मुझे मेरे टाइगर से तो मिला लेकर आओ उसे, उसके भी खेलने का टाइम हो गया है और सात्विक साहब को भी सबक सिखाना जरूरी है। जैसे सात्विक के सुनता है डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं सात्विक के पास बंधी हुई समीरा पागलों की तरह अभिमन्यु को ताड़े जा रही थी, क्योंकि अभिमन्यु बहुत हैंडसम लग रहा था। अभिमन्यु इतना सुंदर था कि उसके आगे अच्छे अच्छे मॉडल भी फेल। समीरा की नीयत बिगड़ चुकी थी अभिमन्यु के ऊपर, इसीलिए समीरा अपनी आवाज में मिठास बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर राजावत आप मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं इसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी और मैं कभी भी सनम को परेशान नहीं करूंगी, और अगर आप चाहे तो मैं आपको भी खुश कर सकती हूँ। आप पहले ही सनम से शादी कर लेना, लेकिन आप मेरे साथ फिजिकल रिश्ता तो बना ही सकते हैं ना, मैं आपके साथ आपकी रखेल बनने में भी अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। राघव समीरा की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह
किसी पागल को देख रहा है। वही अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगता है और राघव की तरफ देखकर कहता है, राघव इस लड़की के पर कुछ ज्यादा ही निकल आए ना, मतलब यह अभिमन्यु राजावत को रिश्वत देने की बात कर रही है और मुझे इसकी बॉडी की नीड होगी यार, पता नहीं कितने जानवरों ने इसे चखा होगा। अभिमन्यु राजावत इस जैसी चीज को कभी हाथ भी ना लगे, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। अपने लिए इतनी इंसल्टिंग बातें सुनकर समीरा का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है। उसे तो लगा था जैसे सात्विक उसके बहकावे में आ गया था वैसे ही अभिमन्यु भी आ जाएगा, लेकिन वह सात्विक शर्मा नहीं बल्कि अभिमन्यु राजावत था जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। ये तो फिर भी एक मामूली सी लड़की थी। 4 घमंडी लड़की। राघव समीरा की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी पागल को देख रहा है। वही अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगता है और राघव की तरफ देखकर कहता है, राघव इस लड़की के पर कुछ ज्यादा ही निकल आए ना, मतलब यह अभिमन्यु राजावत को रिश्वत देने की बात कर रही है और मुझे इसकी बॉडी की नीड होगी यार, पता नहीं कितने जानवरों ने इसे चखा होगा। अभिमन्यु राजावत इस जैसी चीज को कभी हाथ भी ना लगे, इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। अपने लिए इतनी इंसल्टिंग बातें सुनकर समीरा का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है। उसे तो लगा था जैसे सात्विक उसके बहकावे में आ गया था वैसे ही अभिमन्यु भी आ जाएगा, लेकिन वह सात्विक शर्मा नहीं बल्कि अभिमन्यु राजावत था जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। ये तो फिर भी एक मामूली सी लड़की थी। सात्विक हैरानी से समीरा की तरफ देख रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि समीरा सामने से ऐसा प्रपोज दे सकती है, लेकिन अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि उसने कोयले के चक्कर में हीरे को खो दिया है और अब शायद वह उसे इतनी दूर जा चुकी है कि कभी वापस नहीं आएगी। सात्विक अपने मन में कहता है, अगर वह यहाँ से निकल गया तो वह कुछ भी करके सनम को अपनी जिंदगी में शामिल करके रहेगा, क्योंकि आज जाकर उसे एहसास हुआ था कि सनम उसके लिए क्या थी। तभी दोनों के कानों में अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, राघव क्यों ना इस लड़की को अपने बॉडीगार्ड को दिया जाए, उनकी भी कुछ नीड होती है ना, तो वह पूरी कर लेंगे। अगर यह जिंदा बच गई तो इसकी किस्मत, मर गई तो इसकी किस्मत, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे समीरा के कानों में अभिमन्यु की बात जाती है वह हैरान रह जाती है, क्या अभिमन्यु से अपने बॉडीगार्ड को देना चाहता था। ये सुनकर समीरा की रूह कांपने लगती है, क्योंकि उसने यहाँ मौजूद सारे बॉडीगार्ड्स को देखा था, सब इतने लंबे चौड़े तगड़े थे कि अगर एक भी बॉडीगार्ड उसके साथ कुछ किया तो समीरा तो वैसे ही मर जानी थी। राघव नामे अपनी गर्दन हिला के कहता है, इन लोगों को मारने के लिए इस शैतान के पास ही आना होता है और इन जैसे लोगों के चक्कर में हम जैसे मासूम लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। बताओ, रात के 2 बजे हमें शो देख रहे हैं यार, अगर ऐसे ही चलता रहना तो एक दिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग जाएगी। इस शैतान की तो शादी नहीं हुई है लेकिन मेरी तो हो गई है। इस हार्टलेस इंसान को थोड़ा तो मुझ पर दया करनी चाहिए। अभी राघव अपने मन में बात कर ही रहा था कि उसके कानों में अभिमन्यु की आवाज जाती है, अगर मेरी बुराई करना हो गया हो तो जो काम बोला है वह करो और अपने घर जा सकते हो, क्योंकि मैं भी जा रहा हूं, मुझे भी नींद लेनी है। अभिमन्यु अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। राघव बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहता है कि वह लोग समीरा के साथ जो चाहे वह कर सकते हैं, अगर वह मर जाती है तो उसकी बॉडी को उठाकर जंगल में जंगली जानवरों के पास फेंक देना, अगर जानवर भी इसकी बॉडी को ना खाएं तो इसकी बॉडी को जमीन में दफना देना। बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देकर राघव भी वहां से चला जाता है। वही समीरा चिल्लाने लगती है और सात्विक की तरफ देखकर कहती है, मुझे बचाओ लो। इन सब से समीरा को घिन भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि रणविजय जो कह रहा था वह अब सात्विक को सही लग रहा था, इसलिए सात्विक को समीरा से घिन आ रही थी। सात्विक हैरानी से अपने सामने खड़ी बॉडीगार्ड की फौज को देख रहा था जो ललचाई नजरों से समीरा को देख रहे थे। वहीं सात्विक हैरान था कि कम से कम 70 से 80 बॉडीगार्ड समीरा के साथ फिजिकल होंगे। ये सोचकर सात्विक का मन नफरत से भर जाता है और वह अपनी नजरें फेर लेता है। तभी 2 बॉडीगार्ड आते हैं और सात्विक को वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं सात्विक के वहां से जाते हैं। समीरा पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद उसे कमरे से समीरा के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो इतनी दर्दनाक थी जो सुन ले उसकी आंखें भी ना हो जाए। पूरी रात उसे कमरे से इसी तरह चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आती रहती है, लेकिन वहां कोई और जाकर यह नहीं देखा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं सात्विक पूरी रात उन आवाजों को सुनता रहा था और उसके मन में आप इतनी नफरत भर गई थी समीरा के लिए, जब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आज जाकर सात्विक को एहसास हुआ था कि उसने क्या खो दिया है। अगली सुबह पूरा मल्होत्रा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था और सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सनम के पास अभिमन्यु का फोन आता है और वह उसे बताता है कि उन्हें आज साइट विजिट के लिए दूसरे शहर जाना है। जैसे सनम ये सुनती है वह हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है और अपनी फैमिली की तरफ देखकर कहती है कि आज इस साइट विजिट के लिए दूसरी सिटी जाना है, इसीलिए वह आज रात को घर नहीं आ पाएगी और जहां तक वहां तक को कल शाम को ही घर आएगी। तब घरवाली यह बात सुनकर उदास हो जाते हैं। सनम सबके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए कहती है, अच्छा है ना, आप लोगों को एक दिन मिल रहा है, एंजॉय करो आराम से, मेरे आने के बाद मेरे आगे पीछे लगे रहते हो। सनम की बात सुन के सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
सनम उठकर खड़ी होती है और दादा दादी के पैर छूकर कहती है मैं आती हूँ कल शाम तक। जैसी वह घर से बाहर निकलने वाली होती है वह पलटकर अपने तीनों भाइयों की तरफ देखकर कहती है आपको आज का पूरा दिन और पूरी रात और कल का पूरा दिन मिल रहा है, जो मुझे सबसे जल्दी बुआ बनाएगा उसी को मेरे तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। ये बोलकर वहां से चली जाती है और तीनों लड़कियां शर्मा के किचन में चली जाती है। वहीं तीनों लड़के अपनी बहन की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी कार्तिक उन तीनों की तरफ झुकते हुए कहता है मेरी बहन का कहने का यह मतलब था कि तुम तीनों जल्द से जल्द बुआ बना दो, और वहां से चला जाता है। अब जाकर सबको बात समझ आई थी और जैसे ही उन्हें बात समझ आती है उन तीनों के चेहरे शर्म की वजह से लाल हो जाते हैं और वह तीनों ही वहां से जल्दी से निकालकर अपने अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। दादाजी उन तीनों की लाल चेहरा देखकर मुस्कुराने लग गए और अनुज जी और हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर बोलते हैं तुम्हारी बेटी आइटम बम है, किसी को भी अपने जवाब से मार सकती है या शर्मिंदा तो कर ही देगी। हर्षवर्धन जी मुस्कुराकर कहते हैं पापा ये बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि कल की ही तो बात थी जब हमारी नन्ही सी सनम हमारी जिंदगी में आई थी और आज वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसे विदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बेटियों को तो एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। अनुज जी दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं पापा ऐसा क्यों होता है कि हमेशा बेटियों को ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, ये रीत क्यों बनाई गई? जिन बेटियों को हम जन्म देते हैं उन्हें पालकर बड़ा करते हैं, उन्हें उंगली पढ़कर चलना सिखाते हैं, फिर कैसे हम उसे किसी और के आंगन में भेज देते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि वहाँ हमारी बेटियों के साथ कैसा सलूक होता, उन्हें आज़ादी मिलेगी भी कि या नहीं जब वह एक बंद पिंजरे में जाकर कैद हो जाएंगे। तभी तारा उन सब की तरफ देखकर कहती है दादाजी क्यों ना हम उस लड़के को घर जमाई बना ले जो लड़का आपने देखा है। दादाजी तारा की बात सुनकर है इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा नहीं था उनकी बहू ऐसी बात करेगी। बेटी और बहू के बीच का प्यार देखकर और आज मैं सच में अपनी बेटी के ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। थोड़े वक्त के लिए सनम भटक जरूर गई थी लेकिन कभी भी उसने अपनी मर्यादा पर नहीं करी थी, कभी भी अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं किया था। दादाजी की नज़र में प्यार करना गुनाह नहीं होता लेकिन उसे प्यार को पाने के लिए गलत रास्ता चुना खुला होता है। दादाजी तारा के पास जाते हैं और उसके सर पर हाथ रखे रहते हैं, ऐसे तो बेटा हमें अक्षय को आपके साथ विदा कर देना चाहिए था ना, फिर आप इस घर में कैसे आती और आपको इस घर में इतने सारे मेंबर कैसे मिलते बताइए। तारा इमोशनल होकर कहती है मैं तो इतने भारी पूरे परिवार में आना चाहती थी दादाजी, क्योंकि पापा के अलावा वहाँ कोई था भी तो नहीं, और अब देखिए पापा भी बिल्कुल अकेले रह गए। सनम अभी बाहर चली गई थी लेकिन वह अपनी एक फाइल घर पर ही भूल गई थी और वही फाइल लेने के लिए वह वापस आई थी। तारा की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि पिछले जन्म में उसका अपना कोई नहीं था, इसलिए अकेलापन क्या होता है ये वह बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए पीछे से आकर रहती है। दादाजी क्यों ना हम अंकल को यहीं बुला ले, हम सबके साथ रह लेंगे, क्या ही परेशानी है, और भाभी को भी उनकी कोई फिक्र नहीं होगी। सनम की बात सुनकर सब लोग सच में पड़ जाते हैं, तो सनम रहती है इसमें सोचने की क्या बात है, जब वह अपनी बेटी हमें दे सकते हैं तो क्या हम अंकल को अपने घर नहीं बुला सकते उनकी देखभाल करने के लिए, वहां भी तो कोई नहीं है। सनम की बात सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में हमारे पास एक दिल है और उसे आप कितनी बार जियोगी, हमें ये समझ ही नहीं आता। सनम मुस्कुराकर तारा की तरफ देखकर कहती है अब तो आप खुश होना भाभी, अब अंकल को भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा, उनकी बेटी उनका दामाद उनके साथ रहेंगे और उन्हें फ्री में एक बेटी मिल जाएगी जो हर वक्त उनका एंटरटेनमेंट करती रहेगी। सनम की बात सुनकर तारा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तारा अक्षरा की तरफ देखकर कहती है जानती हूँ भाभी अकेलापन क्या होता है, इसीलिए आप फिक्र ना करें, ये पूरा परिवार आपका अपना है और इस परिवार में कभी भी आपको अकेलापन नहीं लगेगा। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको अकेलापन लग रहा है तो आप मुझे जाकर बता देना। अक्षरा सनम के गले लग जाती है और कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि ननंद इतनी प्यारी होती है, अगर पता होता ना तो मैं बहुत पहले अर्जुन के साथ यहाँ आ चुकी होती। सनम महिमा की तरफ देखकर कहती है आप भी जब चाहे तब अंकल आंटी और अपने भाई भाभी से मिल सकती हो, हमें से किसी को ऐतराज नहीं है, और अगर आपके भाई भाभी आपके मम्मी पापा के साथ नहीं होते तो हम उन दोनों को भी यहीं बुला लेते। ठीक है। महिमा तुरंत सनम के गले लग जाती है और कहती है आपके जैसी बेटी पाकर तो सच में हर कोई धन्य हो जाएगा, इसीलिए तो समीर हमेशा आपको अपनी बेटी की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, और आज सच में मुझे लग रहा है कि मुझे और समीर को बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, आपको ना हमारी बच्ची। सनम महिमा को गले लगाकर कहती है मैं जानती हूँ भाभी कि आप और भाई मुझे अपनी बच्ची मानते हो, लेकिन ये बच्ची कुछ वक्त बाद इस घर से कहीं और चली जाएगी, किसी और का घर बसाने, किसी और के वंश को बढ़ाने, किसी और के आंगन में तुलसी पूजन करने, तो फिर तो आपके बच्चे की कमी महसूस होगी ही ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी होने से पहले आप तीनों माँ बन जाओ, तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपने भतीजे या भतीजी को अपनी आंखों के सामने जन्म लेते हुए देख सके। क्या पता वह परिवार कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वह मुझे यहाँ आने भी देंगे या नहीं। ये सारी बातें सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी दादाजी सनम के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमसे हमारी बेटी को छीन सके।
कार्तिक पीछे से सनम को गले लगा कर कहता है, अगर आपके जैसी बहन बेटी हर किसी के घर में होना सनम, तो कोई इंसान अपने घर से अलग रहने नहीं जाएगा, उसे अपने परिवार और पत्नी में से किसी एक को कभी चुना नहीं पड़ेगा। कार्तिक की बात सुनकर अनुज जी कहते हैं, आज पहली बार इस नालायक ने कोई अच्छी बात कही है। पायल जी तुरंत कार्तिक की बालियां लेकर रहती हैं, ये बात तो आपने सही की, आखिर मेरी बेटी के साथ रहने का कुछ तो असर हुआ इस गधे के ऊपर। वही कार्तिक इतने प्यार से अपनी बेइज्जती सुनकर अजीब सा मुंह बना लेता है, क्योंकि हर बार उसके साथ यही होता था, इसलिए अब उसे इस सब की आदत पड़ गई थी। सनम तारा की तरफ देखकर कहती है, भाभी आप अपने घर जाए और अंकल जी को यहाँ लेकर आए, कल जब मैं यहाँ लौटूं तो मुझे अंकल जी यहाँ मिलने चाहिए, वरना सोच लेना आप मैं नाराज हो जाऊंगी, और मुझे मनाना इतना भी आसान नहीं है। घर में किसी से पूछ लेना, मैं जब नाराज होती नहीं हूँ तो होती नहीं हूँ, अगर एक बार हो गई तो फिर मानती भी जल्दी नहीं हूँ। अपनी बात कहे सनम सबको बाय बोलकर अपनी साइड विजिट के लिए चली जाती है। तारा खुशी खुशी तैयार होकर अपने पापा को लेने के लिए अपने घर चली जाती है। सर जब अपने घर पहुंचती है तो देखी है कि तारा के पापा बृजभूषण जी अकेले बैठे कोई फाइल चेक कर रहे थे। तारा पीछे अपने गले लगा लेती है और कहती है, कैसे हो आप बृजभूषण जी? तारा को अपने सामने करके कहते हैं, बहुत अच्छा हूं, आप तुम्हें देख लिया तो और अच्छा हो जाऊंगा। तारा बृजभूषण जी के सामने बैठकर रहती है, आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए, आप मेरे साथ जा रहे हो? बृजभूषण जी हैरान से तारा से कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तारा रहती है, हाँ पापा, आज से आप मेरे साथ रहोगे और ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है, बल्कि यह फैसला मेरे पूरे परिवार का है कि अब आपके यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ रहेंगे जहाँ मैं अपने ससुराल और अपने पिता दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। भूषण जी तारा के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है, एक पिता अपनी बेटी के ससुराल में जाकर कैसे रह सकता है? तारा मुस्कुरा कर कहती है, ये सिर्फ कहने की बातें होती है पापा, आपके पास आपकी बेटी है तो आपका ख्याल आपकी बेटी रखेगी ना, कोई और थोड़ी रख जाएगा, और फिर वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बृजभूषण जी कहते हैं, बेटा जी अभी किसी को दिक्कत नहीं है, थोड़े वक्त बाद सबको दिक्कत होने लगेगी। तभी सारा उनकी तरफ देखकर कहती है, पापा सनम भी चाहती है क्या वहां रहो, ये उसका फैसला है और उसके फैसले से सब सहमत हैं। जैसे बृजभूषण जी यह सुनते हैं उन्हें बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वह जी सनम को जानते थे, वह तो बदतमीज, बात दिमाग और घमंडी थी। साइड विजिट पर होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। 5 पनपती मोहब्बत। भूषण जी तारा के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है, एक पिता अपनी बेटी के ससुराल में जाकर कैसे रह सकता है? तारा मुस्कुरा कर कहती है, ये सिर्फ कहने की बातें होती है पापा, आपके पास आपकी बेटी है तो आपका ख्याल आपकी बेटी रखेगी ना, कोई और थोड़ी रख जाएगा, और फिर वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बृजभूषण जी कहते हैं, बेटा जी अभी किसी को दिक्कत नहीं है, थोड़े वक्त बाद सबको दिक्कत होने लगेगी। तभी सारा उनकी तरफ देखकर कहती है, पापा सनम भी चाहती है क्या वहां रहो, ये उसका फैसला है और उसके फैसले से सब सहमत हैं। जैसे बृजभूषण जी यह सुनते हैं उन्हें बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वह जी सनम को जानते थे, वह तो बदतमीज, बद दिमाग और घमंडी थी। तारा कहती है, पापा पहले वह जैसी भी थी लेकिन आपको बहुत अच्छी है, आप नहीं जानते वह पूरी तरीके से बदल चुकी है, वह हम तीनों को बहुत इज्जत देती है और हमें भाभी बोलती है, सब घर में बहुत खुश रहते हैं और आप भी रहोगे। बृजभूषण जी तारा के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो। वह भी अपना सामान पैक करके तारा के साथ मल्होत्रा मैंशन चले जाते हैं। जैसे ही बृजभूषण जी मल्होत्रा मैंशन पहुंचते हैं, सब लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। ये देखकर बृजभूषण जी को आज अपने दोस्त और अपने दामाद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ सनम जैसी राजावत इंडस्ट्रीज पहुंचती है तो वह देखी है कि आज वहां का माहौल बहुत खतरनाक था, ऐसा लग रहा था जैसे ये तूफान से पहले की शांति है, लेकिन वह भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप अभिमन्यु के केबिन में चली जाती है। जब वह अभिमन्यु के केबिन में पहुंचती है तो देखी है कि अभिमन्यु चेयर पर बैठा हुआ था और उसके पास राघव खड़ा था। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, क्या मंदिर आ सकते हैं? अभिमन्यु सनम को देखकर कहता है, अरे आपको पूछने की क्या जरूरत है? सनम रहती है, अगर आपकी इजाजत हो तो चले, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम शाम से पहले वापस लौट आए। अभिमन्यु उठकर खड़ा हो जाता है और राघव की तरफ देखकर कहता है, ऑफिस का ख्याल रखना, जो भी मीटिंग है अटेंड कर लेना और घर पर इन्फॉर्म कर देना कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ये बोल सनम के साथ ऑफिस से बाहर निकल जाता है। सनम और अभिमन्यु एक ही कार में बैठ साइड विजिट के लिए जाते हैं। अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर कहता है, हम पिछले 1 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे, ऐसे तो यह 4 घंटे का रास्ता बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, तो क्या बात करें, मैं आपको इतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ और आप भी मुझे नहीं जानते, तो हम एक दूसरे से क्या बातें कर सकते हैं? अभिमन्यु सनम की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हम दोस्ती कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान सकते हैं, शुरुआत तो यहीं से हो सकती है नाल। सनम एक सेकंड अभिमन्यु के हाथ को देखते हैं, फिर उसे हाथ मिलाकर रहती है, तो ठीक
है फ्रेंड। अभिमन्यु सनम से कहता है तो दोस्ती का पहला रूल होता है कि दोस्त एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, तो आज से हम दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे। सनम ठीक है बोल देती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, कॉलेज की स्कूल की। ऐसे ही उन्हें पता ही नहीं चलता कि 4 घंटे का रास्ता कब बीत गया। जैसे अभिमन्यु की गाड़ी रुकती है, सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है आपने गाड़ी क्यों रोक दी। अभिमन्यु सनम की तरफ देकर इशारा करता है। जब सनम बाहर देखती है तो वह साइड पर पहुंच चुके थे। ये देखकर सनम अपने सर में टिप्पली मारती है और गाड़ी से उतर जाती है। अभिमन्यु सनम जैसी गाड़ी से बाहर उतरते हैं, सनम का और फिर से सीरियस हो जाता है। वहीं अभिमन्यु सनम को इतनी जल्दी पर्सनैलिटी चेंज करते हुए देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वहीं अभिमन्यु अपने खतरनाक स्टाइल के साथ आगे बढ़ने लगता है। वहीं अभिमन्यु और सनम को एक साथ देकर वहां काम कर रहे सारे भरकर हैरान रह जाते हैं कि कोई लड़का और लड़की इतनी अच्छी कैसे लगा सकते हैं, लेकिन वह ये बात अभिमन्यु के सामने नहीं बोल सकते थे। तभी एक मजदूर दूसरे मजदूर से धीरे से कहता है अरे आज तो अपने राजावत साहब के साथ यह गुड़िया कौन है, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, राम और सीता की तरह। भले उन लोगों ने कितने भी धीरे से कहा था, लेकिन ये बात अभिमन्यु के कानों तक पहुंच चुकी थी और अभिमन्यु ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह यही तो चाहता था कि लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करें। वह एक दूसरे के साथ परफेक्ट मैच है। अभिमन्यु वहां जाकर ठेकेदार से बात करता है। दोनों पूरी साइड देखते हैं। सनम अभी नीचे खड़ी कुछ मजदूरों से बात कर रही थी, तभी अचानक ऊपर से एक सरिया एक मजदूर के हाथ से गिर जाती है और वह जैसे ही सनम को लगने वाली होती है, अभिमन्यु सनम को लेकर पलट जाता है और वह सरिया अभिमन्यु के पीठ में लग जाती है और अभिमन्यु की पीठ पर चारों तरफ खूनी खून दिखाई देने लगता है। ये देखकर सनम घबरा जाती है और जल्दी से अभिमन्यु के पास आकर उसके पीठ से सरिया निकालकर जल्दी से अपने गले में पड़ास्कॉफ बांध देती है। अभिमन्यु घबराहट के मारे सनम को अपने सीने में छुपा लेता है और कहता है आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। सनम हैरानी से अभिमन्यु के चेहरे को देख रही थी। इस बंदे को चोट लगी थी, फिर भी वह उसके बारे में सोच रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन अभिमन्यु के करीबी से सनम का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके दिल में एक मासूम सी तितली उड़ने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु सनम को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गया था। चाहे इस बार उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी सनम के दिल में उसके लिए कुछ होने लगा था। सनम हैरानी से अभिमन्यु को देखकर कहती है चोट आपको लगी है और आप मुझसे पूछ रहे हो। अभिमन्यु सनम को एक बार फिर अपने सीने से लगाकर उसके माथे को सिर दर्द से चूम लेता है। उससे यह एहसास भी नहीं रहा था कि वह क्या कर रहा था। और जैसे ही सनम अपने हाथों को अभिमन्यु की पीठ पर रखती है, सनम के हाथों में छुपा सा लगता है। जब वह अपने हाथों को देखते हैं तो उसके दोनों हाथ खून से रंग गए थे। वह पैनिक करते हुए अभिमन्यु को जल्दी से वहां से किसी नजदीकी अस्पताल के लिए निकल जाती है। चारों तरफ सन्नाटा बसता हुआ था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या। लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी दर्द की, बस वह तो ये सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर यह सरिया उसकी नाजुक से सनम को लग जाती तो उसकी क्या हालत होती है। सनम चोरी छुपे अभिमन्यु को देख रही थी। आज सनम की आंखों में कुछ सॉफ्ट था, क्योंकि पिछले जन्म में भी किसी लड़की ने उसे बचाने के लिए इस तरह खुद को घायल नहीं किया था। और जब वह यहाँ इस नोबल में आई तब भी सात्विक ने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, लेकिन अभिमन्यु का उसके लिए इतना सब कुछ करना सनम के दिल में मोहब्बत का बीज हो गया था। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है हम अस्पताल पहुंच गए। अभिमन्यु और सनम दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। सनम डॉक्टर को जल्दी से सब कुछ बता देती है। डॉक्टर अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर राजावत आप अपनी शर्ट निकाल दीजिए, हमें ड्रेसिंग करनी है। अभिमन्यु सनम की तरफ देखा है तो सनम रहती है निकालो ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं आप। अभिमन्यु अपना को उतार कर शर्ट रिमूव कर देता है। जैसे ही डॉक्टर अभिमन्यु की पीठ देखा है वह हैरान रह जाता है और वह अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है मिस्टर राजावत आपको इतनी चोट लगी है और आप इतने नॉर्मल व्यवहार कैसे कर सकते हैं। अभिमन्यु सनम की तरफ एक नज़र देखकर कहता है डॉक्टर जब कोई अपना खतरे में होता है ना, जो दिल के करीब हो, सांसों में बसा हो, तो उसके लिए अपनी जान भी दी जा सकती है। ये तो फिर भी मामूली सी चोट है। अभिमन्यु की बात सनम के दिल में घर कर गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वह हैरानी से अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है ये पहले कभी इतनी जोर से नहीं धड़का, आज ऐसा लग रहा है जैसे यह बाहर ही निकल आएगा। फिर वह डॉक्टर की तरफ देखकर कहते डॉक्टर आप ड्रेसिंग कीजिए। डॉक्टर अभिमन्यु की पीठ को अच्छे से साफ करके उसे पर ड्रेसिंग कर देता है। डॉक्टर अभिमन्यु और सनम की तरफ देखकर कहता है देखिए मैसेज राजावत आप इनका ख्याल रखिएगा और उनकी चोट पर पानी न पड़े, कम से कम 1 हफ्ते तक जल्दी ठीक हो जाएगी। अभिमन्यु के कान में तो अभी भी डॉक्टर के कहे गए शब्द चल रहे थे मिसेस राजावत। वही सनम ने भी इस चीज के लिए डॉक्टर को इनकार नहीं किया। यह अभिमन्यु के दिल में खुशियों की लहर भर गया था। सनम अभिमन्यु को शर्ट पहनती है और उसके साथ बाहर आ जाती है। दवाई वगैरह लेकर वह घर में बैठकर अभिमन्यु से कहती है मैं आपका शुक्रिया किन लफ्जों में करूं, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। आज आपने मेरे लिए जो किया है ना, वह शुक्रिया कहकर मैं काम नहीं करूंगी, लेकिन कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े या आपको ऐसा लगे कि मैं आपके काम आ सकती हूँ तो प्लीज बेझिझक मुझे बता देना।
अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर बोलता है, दोस्त हो मेरी और अपने दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। सनम मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट करती है और कहती है, आज रात हम यही रुकते हैं क्योंकि आपको भी बैठने में प्रॉब्लम होगी और मैं रात में गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाऊंगी क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ से मैं थक चुकी हूँ। अभिमन्यु कहता है, यहाँ पर मेरा घर है, हम वहीं चल के रेस्ट करते हैं। मैं वहाँ की केयरटेकर को कॉल करके हम लोगों के लिए डिनर बनाने के लिए बोल देता हूँ। सनम हाँ कह देती है। दोनों की कार थोड़ी देर बाद एक सफेद मैंशन के सामने जाकर रुकती है। वह ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन खूबसूरत बहुत था। अभिमन्यु सनम जैसे ही अंदर पहुंचते हैं एक केयर तक जाकर उन दोनों को पानी देती है और उनके लिए काफी का पूछकर चली जाती है। सनम अपना फोन निकालकर समीर के फोन पर कॉल लगा देती है। समीर बाकी सब के साथ इस वक्त हाल में बैठा था और सनम के फोन का इंतजार कर रहा था। सनम का फोन आता देख समीर जल्दी से कॉल रिसीव कर लेता है। तभी अक्षय उसके हाथ से फोन छीनकर फोन को स्पीकर पर कर देता है। तभी दूसरी तरफ से सनम की आवाज सुनाई देती है, भाई आप घर पर पहुंच गए और घर पर बाकी सब कैसे हैं? भाभी अंकल जी को लेकर आ गई ना? समीर कहता है, सब लोग ठीक है, मैं घर आ गया और अंकल जी भी घर आ गए। तुम बताओ तुम कितनी देर में आ रही हो? सनम थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहती है, भाई आज मैं नहीं आ सकती क्योंकि मिस्टर राजावत की चोट लग गई है। समीर हैरानी से कहता है, मिस्टर राजावत की चोट कैसे लग गई? सनम रहती है, भाई मिस्टर राजावत को मुझे बचाते वक्त चोट लग गई। हम जिस साइट पर गए थे वहां एक मजदूर के हाथ से लोहे का सरिया छूट गया था। वह मुझे लगता उससे पहले ही मिस्टर राजावत मेरे सामने आ गए और जो चोट मुझे लगने वाली थी वह उन्हें लग गई। मैं उन्हें भी डॉक्टर के पास से लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला है, इसलिए मैं आज नहीं आ सकती। उन्होंने मेरी जान बचाई है तो मैं उन्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? सनम की बात सुनकर घर के सारे लोग पैनिक करने लगते हैं। समीर पैनिक करते हुए कहता है, बेटा तुम मुझे एड्रेस दो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं और तुम फिक्र मत करो, हम मिस्टर राजावत को भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सनम कम डाउन करते हुए कहती है, भाई प्लीज कुछ नहीं हुआ मुझे, एक हर रोज भी नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब कल सुबह में घर आऊंगी तब आप आराम से देख लेना। और यहाँ से वहाँ का रास्ता 4 घंटे का है और आप अभी ऑफिस से आए हो, थक जाओगे और घर में सबसे कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अगर आपको विश्वास ना हो तो वीडियो कॉल कर दीजिए। समीर जल्दी से वीडियो कॉल ऑन करता है। वीडियो कॉल अटेंड करके जैसे ही सनम सामने आती है अपने पूरे परिवार को देखकर अपना माथा पीट लेती है और कहती है, आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। वही सबको उसके बगल में बैठा अभिमन्यु दिखाई देता है। सब लोग अभिमन्यु को गुड इवनिंग विश करते हैं और उसे शुक्रिया अदा करते हैं सनम की जान बचाने के लिए। तभी दादाजी अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, अभिमन्यु बेटा अपना और सनम का ख्याल रखना। अभिमन्यु जैसे ही सामने दादाजी को देखता है कहता है, बिल्कुल दादाजी मैं आपकी पोती का बहुत ख्याल रखूंगा। थोड़ी देर बात करके सब लोग कॉल कट कर देते हैं। समीर दादाजी पर नाराजगी दिखाते हुए कहता है, दादाजी अपने अभिमन्यु को क्यों बोला? दादाजी उन सब की तरफ देखकर कहते हैं, नालायक हो, अभिमन्यु राजावत थी वह इंसान है जिसके साथ मैंने सनम की शादी तय करी है। अगर वह दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो यह अच्छी बात है ना? वही 3 और 4 भाइयों के अंदर से प्रोटेक्टिव भाई बाहर आने लगता है और सब कहते हैं, ऐसे कैसे? शादी से पहले हम उसके साथ अपनी बहन को रहने दे, हम लोग अभी जा रहे हैं। दादाजी गुस्से में उन चारों की तरफ देखते हैं तो वह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तारा, अक्षरा, महिमा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। बृजभूषण जी इस घर के माहौल को देखकर बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी खुशियां हैं घर में। और आज उन्हें तारा की बात पर यकीन भी हो गया था कि सनम पूरी तरीके से बदल चुकी है। क्या सनम के दिल में भी पनपना लगी है अभिमन्यु के लिए मोहब्बत, या ये सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर है? क्या अभिमन्यु जीत पाएगा सनम का दिल? 6 फर्स्ट किस। हेलो डियर रीडर्स, कैसे हो आप लोग? महादेव की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी स्टोरी को पढ़ते हैं वह प्लीज रिव्यू जरूर दीजिए, क्योंकि आपके रिव्यू देने से मेरे स्टोरी की एंगेजमेंट काम नहीं होगी। तो प्लीज स्टोरी पढ़ने के साथ साथ रिव्यू भी दीजिए। अभिमन्यु बेटा अपना और सनम का ख्याल रखना। अभिमन्यु जैसे ही सामने दादाजी को देखता है कहता है, बिल्कुल दादाजी मैं आपकी पोती का बहुत ख्याल रखूंगा। थोड़ी देर बात करके सब लोग कॉल कट कर देते हैं। समीर दादाजी पर नाराजगी दिखाते हुए कहता है, दादाजी अपने अभिमन्यु को क्यों बोला? दादाजी उन सब की तरफ देखकर कहते हैं, नालायक हो, अभिमन्यु राजावत थी वह इंसान है जिसके साथ मैंने सनम की शादी तय करी है। अगर वह दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो यह अच्छी बात है ना? वही 3 और 4 भाइयों के अंदर से प्रोटेक्टिव भाई बाहर आने लगता है और सब कहते हैं, ऐसे कैसे? शादी से पहले हम उसके साथ अपनी बहन को रहने दे, हम लोग अभी जा रहे हैं। दादाजी गुस्से में उन चारों की तरफ देखते हैं तो वह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तारा, अक्षरा, महिमा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। बृजभूषण जी इस घर के माहौल को देखकर बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी खुशियां हैं घर में। और आज उन्हें तारा की बात पर यकीन भी हो गया था कि सनम पूरी तरीके से बदल चुकी है।
हर्षवर्धन जी बृजभूषण जी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? बृजभूषण जी कहते हैं, आज मैं सच में खुश हूँ कि मेरी बेटी को अपने ससुराल में इतना प्यार, इतना मन और सम्मान मिल रहा है। शायद अगर मैं उसके लिए कोई लड़का ढूंढने जाता तो इतना अच्छा परिवार नहीं ढूंढ पाता। हर्षवर्धन जी कहते हैं, ये तो हमारे अक्षय की किस्मत है कि उसे तारा जैसी पत्नी मिली, और हम सबकी किस्मत है कि मैं तारा जैसी बहू मिली, वरना आजकल जैसी लड़कियां आ रही है वह कभी भी एक संयुक्त परिवार में नहीं रहती। यह सच भी था, आज के टाइम में कोई भी संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहता, सबको अपना स्पेस और अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। दूसरी तरफ सनम अभिमन्यु को मेडिसिन देकर उसके रूम में सुला देती है और खुद अपने रूम में आकर लेट जाती है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सनम को सपने में फिर से अपनी पिछली जिंदगी दिखाई देने लगती है। उन लोगों का टॉर्चर, उन लोगों का धोखा, प्रॉपर्टी के लिए उसे मार देना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह चल रहा था। वह झटपट आ रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न तो उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे और न ही आंखें खोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था उसका शरीर तो क्या था, लेकिन उसकी आत्मा वहां पहुंच गई थी। सनम एक अंधेरी जगह में थी जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वह उसे अंधेरे से बाहर निकालने के लिए इधर उधर भाग रही थी, लेकिन वह अंधेरे से निकल नहीं पा रही थी। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह वहां जाकर देखते हैं तो वह शौक रह जाती है, क्योंकि यह तो उसका वही घर था जहां से वह मर के उसे नवल में गई थी। ये देखकर उन लोगों की बातें सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिन्हें उसने अपना सब कुछ मन, जिनके लिए उसने अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर दी, वह इंसान उसे इतनी नफरत करता है। सनम अपनी आंखों के सामने सुमित और अपनी दोस्त को देख रही थी जो एक दूसरे के साथ मगन थे, लेकिन वह सनम को नहीं देख पा रहे थे। सनम देख रही थी कि वह दोनों कैसे अपनी दुनिया में खुश थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सनम नाम की कोई लड़की कभी उनकी जिंदगी में भी जाकर की थी। इस आदमी ने उसका विश्वास मोहब्बत से हटा दिया था, वह इस लड़की ने दोस्ती पर से। लेकिन उसे नोबेल में जाने के बाद सनम को बहुत सारे रिश्ते मिले थे, प्यार मिला था, अपनापन मिला था। यही सब सोते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह अपने मन में रहती है, अच्छा हुआ जो मैं इस दुनिया से इस दुनिया में चली गई। यहाँ तू मेरा कोई अपना था ही नहीं, काम से कम वहाँ परिवार तो है, भाई है, मम्मी पापा है, चाचा चाचा है, दादा दादी है, भाभीियों है, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। यही सब सोते हुए सनम बुरी तरीके से तड़प रही थी। वहीं अपने कमरे से निकल अब अभिमन्यु सनत के कमरे की तरफ जाता है तो देखा है सनम के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सनम को सपने में एहसास हो रहा था कि कोई उसके पास है, कोई उसे शांत कर रहा है। उसका हाथ उसके सर पर लग गई। सनम शीतल जल की तरह शांत हो जाती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। आगे खोलने के बाद उसकी आंखों के सामने अभिमन्यु का चेहरा आता है। तुम ठीक हो ना? अभिमन्यु की बात सुन सनम अभिमन्यु के सीने से लग जाती है। सनम को इस वक्त खुशी नहीं था कि वह क्या कर रही है, वह तो अपने टूटे दिल का माता मना रही थी। अभी अभी वह अपने प्यार और अपनी दोस्त को एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रंग में रंग कर देखते हुए आई थी। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था? वह इस और इस दुनिया के बीच में क्यों फंस चुकी थी? या तो वह पूरी तरीके से इस दुनिया की हो जाए या पूरी तरीके से उसे दुनिया में चली जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं चक्र में वह अभिमन्यु के बहुत करीब चली गई थी। सनम अभिमन्यु के सीने से अपना सर निकालकर उसके चेहरे की तरफ देखती है तो सनम की आंखें अभिमन्यु के पतले गुलाबी होठों पर जाकर टिक जाती है। अभिमन्यु अभी भी सनम को समझने की कोशिश कर रहा था, वही सनम बिना सोचे समझे अभिमन्यु के होठों को अपने होठों से मिला देती है। सनम की इस हरकत से अभिमन्यु शॉक रह जाता है। एक पल को तो वह पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में काम करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु को अपने होठों पर सनम के होठों का दबाव पड़ता है तब जाकर वह अपने होश में वापस आता है और वह भी सनम का पूरा साथ देने लगता है। वह तो कब से सनम को रखना चाहता था, उसके गुलाबी होठों को अपने होठों से मिलना चाहता था, लेकिन ये काम सनम नहीं पूरा कर दिया था। अभिमन्यु पूरी तरीके से सनम के ऊपर हावी हो चुका था। सनम के होठों को छोड़ उसकी गर्दन में और उसके कंधे पर बाइट करने लगता है और फिर उसके होठों को अपने कब्जे में कर लेता है। अभिमन्यु के हाथ सनम की कमर को मसल रहे थे। धीरे धीरे सनम शांत हो जाती है। जब अभिमन्यु को सनम का कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता तो वह अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे को देखता है तो अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि सनम सो चुकी थी। अभिमन्यु उठकर बैठ जाता है और अपने हाथ बालों में हाथ घुमाकर कहता है, ऐसे मोमेंट पर कोई कैसे सो सकता है यार, लेकिन इसमें ऐसा क्यों किया? अगर कल सुबह उसने मुझे ही ब्लेम किया तो? यही सब सोचते हुए अभिमन्यु वहीं सोफे पर बैठा बैठा सो जाता है, क्योंकि वह सनम को अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। सनम जिस तरह दर्द से तड़प रही थी वह देखकर अभिमन्यु का दिल तड़प कर रह गया था, लेकिन वह सनम के दर्द को कम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि सनम को दर्द है आखिर किस बात का। अगली सुबह सनम की धीरे धीरे खुलने लगते हैं और वह अंगड़ाई लेते हुए अपने पेट पर उठकर बैठ जाती है। अभी वह बैठी ही थी कि कल रात का मंजर उसके साथ आंखों के सामने आ जाता है कि कैसे चल उसने अभिमन्यु को किस किया था, कैसे वह उसके इतने करीब चली गई थी। अगर वह बीच में सोना चाहती तो कल शायद वह दोनों अपनी मर्यादा पर कर देते।
ये सब सोते हुए सनम का चेहरा जलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी धरती फटे और वह उसी में समा जाए। सनम जल्दी वॉशरूम में जाती है और अपने होठों को देखने लगती है जो अभी भी सूजे हुए थे। ये देखकर सनम अपने मन में कहती है, मेरी इस जिंदगी और उस जिंदगी, दोनों जिंदगी की पहली किस अभिमन्यु को देती, और वह भी कैसे, मेरी किसने मेरा साथ देने लग गए। अब मैं कैसे उनका सामना करूंगी। वह क्या सोच रहे होंगे कि किस तरह की लड़की है। नहीं नहीं, मुझे उनको उठने से पहले यहाँ से निकलना होगा। ये सब सोकर सनम जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है तो देखी है पूरा हॉल खाली था। वह एक पेपर डाइनिंग टेबल पर रखती है और वहां से निकल जाती है। सनम के वहां से जाने के आधे घंटे बाद अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर आता है। वह एक सर्वेंट की तरफ देखकर कहता है, जो मैडम को बुलाकर लाओ। सर्वेंट ऊपर चली जाती है और आकर रहती है, सर मैडम कमरे में नहीं है। अभिमन्यु हैरान रह जाता है कि इतनी सुबह सुबह लड़की कहाँ चली गई। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे पेपर पर पड़ी थी। अभिमन्यु वह पेपर उठाकर पढ़ने लगता है। सॉरी अभिमन्यु, कल रात मैं नहीं जानती कि वह सब कुछ कैसे हुआ, कैसे मैं आप कितने करीब चली गई, कैसे मैं अपने ऊपर आपको हक दे दिया, कैसे मैं अपनी पहली किस आपको दे दी। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, क्या मैं आपको फेस नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं आपकी असिस्टेंट राघव को कॉल कर दिया है, वह आपको लेने आ जाएंगे। और मैं अब ये प्रोजेक्ट भी आपके साथ नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको फेस करने की हिम्मत नहीं रखती। इसीलिए भूल जाएगा कि कभी कोई सनम आपकी दोस्त हुआ करती थी। अभिमन्यु उसे पेपर को अपनी पॉकेट में रख लेता है और कहता है, तुम कितना भी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, लेकिन अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि पहला कदम तुमने खुद मेरी तरफ बढ़ाया था और अब तुम जाकर भी अभिमन्यु राजावत की कैद से आजाद नहीं हो सकती क्योंकि अब तुम इस दिल की रानी बन चुकी हो और ये दिल अपनी रानी सा को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। ये बोल अभिमन्यु भी बिना ब्रेकफास्ट किया बाहर निकल जाता है। जैसे वह बाहर पहुंचता है, राघव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। राघव को देखकर अभिमन्यु कहता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। राघव अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, मैं तो कल रात को यहाँ गया था जब मुझे साइड से पता चल रहा था कि आपको चोट लगी है, लेकिन मैं घर नहीं आया था, होटल में रुका हुआ था। अभिमन्यु जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और राघव ड्राइविंग सीट पर। राघव एक नजर अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, सर सनम मैम सुबह यहाँ से निकल गई थी, मैंने उन्हें देखा था जाते हुए, मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी लेकिन वह बहुत जल्दी में लग रही थी। कुछ हुआ था क्या कल रात। अभिमन्यु राघव की किसी बात का जवाब नहीं देता। वह सामने की तरफ एक तक देख रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई खुराफा चल रही हो। वही अभिमन्यु अपना फोन उठाकर सनम के नंबर पर मैसेज करता है, मेरा फायदा उठाकर मुझे छोड़कर इस तरह भाग जाना एक लड़की को शोभा नहीं देता और अब तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। आपने जो किया है आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि कल रात को मेरी पहली किस आपने ली है और मुझे बहुत करीब से आपने देखा है, तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सनम अभी भी कब में बैठी हुई थी, जैसे उसके फोन वाइब्रेट करता है। वह उसे ओपन करके देखते हैं। अभिमन्यु का मैसेज देखकर सनम की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह कहती है, एक किस करने से मुझे इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्या अजीब लॉजिक है यार। यह बोलकर वह अपना फोन बिना कोई रिप्लाई करे बंद कर देती है। वहीं अभिमन्यु फोन को देख रहा था और वह ये भी देख चुका था कि सनम ने मैसेज को सेंड कर लिया है लेकिन उससे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने मन में कहता है, भाग लो जितना भरना है, लेकिन आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है, चाहे अपनी मर्जी से चाहे जबरदस्ती से, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम अपनी मर्जी से आओ और हमें खुशहाल जिंदगी बताएं। राघव करते हुए अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, सर कल रात समीर ने अपना दम तोड़ दिया क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी, तो मैं उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि उसकी बॉडी को किसी जंगली जानवर ने नहीं खाया और उसकी बॉडी पुलिस को मिल गई है। अब पुलिस जांच कर रही है कि उसके साथ इतना सब कुछ कैसे हुआ और उसका जो टेस्ट हुआ था उसमें 110 लोगों के सैंपल्स मिले हैं और पुलिस में 110 लोगों को तलाश करने की कोशिश कर रही है और यह मामला अब पूरी मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका है। अभिमन्यु बिना किसी भाव के राघव की तरफ देखकर कहता है, तो उसकी बॉडी को गायब करो, हॉस्पिटल से किसी को मिलेगी ही नहीं तो आगे की जांच कैसे होगी। और हाँ, सारे रिपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दो, कुछ भी किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसके बाद मीडिया कुछ दिन बोलकर चुप हो जाएगी। राघव कुछ नहीं कहता और सामने देखकर गाड़ी चलने लगता है। अभिमन्यु अभी भी सनम की उसे कैसे में खोया हुआ था जो कल रात सनम ने अभिमन्यु को की थी। अभिमन्यु अचानक से राघव से बोलता है और उसे सात्विक का क्या हुआ। राघव कहता है, वह ठीक है, हाँ उसे चोट लगी हुई है लेकिन ठीक है। अभिमन्यु राघव की तरफ देखकर कहता है, उसे छोड़ दो क्योंकि मैं चाहता हूँ वह सनम के पास जाए, मैं चाहता हूँ कि वह सनम को मेरे बारे में जो भी कहना चाहता है बोले, फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि सनम का उसे पर विश्वास जाता है कि मुझ पर, और अगर उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो हमारे रिश्ते की डोर बहुत कमजोर हो। अभिमन्यु की बात सुनकर राघव अपना सर पीट लेता है, उसके बस पता नहीं क्यों की कांड करते रहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ सनम मल्होत्रा मेंशन पहुंच चुकी थी। सब लोग इस वक्त हाल में बैठे चाय और कॉफी पी रहे थे। सनम को आया देकर उसके चारों भाई जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे अपने पास लाकर बिठा लेते हैं। तभी तारा सनम के लिए काफी ले आती है। सनम तारा को अपने पास बिठाकर रहती है और फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है भाभी। महिमा सनम की तरफ देखकर कहती है, सनम क्यों ना आज तुम ऑफिस मत जाओ, हम चारों लोग शॉपिंग करने चलेंगे और साथ में माँ और छोटी माँ को भी ले चलेंगे, मजा आएगा ना। जब से हम सब इस घर में आए हैं हमें वक्त ही नहीं मिला तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए, इसलिए मैंने ही प्लान बनाया। उसके बाद कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। सनम एक नज़र महिमा, अक्षरा और तारा को देखते हैं, फिर कहती है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे का शो देखते हैं तो यहाँ से 10 बजे निकलेंगे, उसके बाद शाम को शॉपिंग करके घर आ जाएंगे। चारों भाई उन चारों की प्लानिंग सुनकर कहते हैं और हम कहाँ गए। सनम उनकी तरफ देखकर कहती आप लोग अपना अपना ऑफिस संभालिए जाकर, आज का दिन हम चारों का है इसीलिए कोई डिस्टर्ब मत करना हमें फोन करके, और ना ही अपने गॉड्स हमारे पीछे लगाना। दादाजी हर्षवर्धन जी, अनुज जी और भूषण जी की तरफ देखकर कहती है मैंने आप सबके लिए क्लब में एंट्री करवा दी है, आज से आप लोग क्लब जा सकती हो, वहां आप अपने मनपसंद गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दोस्त बन सकते हो, इस तरह आप खुद के लिए टाइम निकालो और इसमें मैं आप लोगों की कोई भी बात नहीं सुनूंगी। और दादी मैं आपका रजिस्ट्रेशन पर पास के ही मंदिर में कर दिया है, वहां आप जब चाहो वहां भजन कीर्तन सत्संग करवा सकती हो। और माँ छोटी माँ आपको मैंने क्लब में ज्वाइन करवा दिया है, वह वुमन क्लब है, आप वहां जाकर पार्टी कर सकती हो, गेम्स खेल सकते हो और जो आपका मन हो वह कर सकते हो, घर की जिम्मेदारियां हम सब मिलकर उठा देंगे। सब लोग सनम की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं लेकिन कोई भी सनम को मन नहीं करता। सनम सब की तरफ देखकर कहती है तो ठीक है मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ जाकर, तब तक आप सब लोग अपना अपना काम निपटा लीजिए, उसके बाद हम लोग मूवी देखने चलेंगे, वहां से पार्क चलेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, फिर रात को बाहर डिनर करके घर वापस आएंगे। अक्षय जल्दी से सनम के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है सनम मुझे भी ले चलो ना अपने साथ, बहुत वक्त से हम लोग भी तो तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं गए हैं। तारा जल्दी से अक्षय का हाथ सनम के हाथ से हटाकर कहती है नहीं तुम ऑफिस जाओ। वहीं अक्षय और तारा आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं अर्जुन भी सनम की तरफ देखकर कहता है मुझे भी ले चलो ना। तभी अक्षरा सनम को अर्जुन से दूर करके कहती है तुम लोग अपने ऑफिस जा रहे हो नहीं जा रहे। वही समीर सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है अपना ख्याल रखना बेटा, और यह कार्ड रखो, जो भी चाहिए तुम सबको इसे शॉपिंग कर लेना। और हाँ ये कार्ड में सनम को ही नहीं दे रहा, तुम सबके लिए भी दे रहा हूँ, जो भी शॉपिंग करनी है, जो भी खाना पीना है, जहाँ भी जाना है, इस कार्ड से पेमेंट कर देना तुम लोग, और अपना ख्याल रखना। और हाँ सीक्रेट बॉडीगार्ड तुम लोगों के साथ रहेंगे, इसमें मैं कोई बात नहीं सुनूंगा किसी की। समीर महिमा की तरफ देखकर कहता है मेरे साथ जरा मुझे थोड़ा काम है तुमसे। महिमा भी बिना किसी बात के समीर के साथ चली जाती है। कमरे में आने के बाद समीर महिमा से कहता है सॉरी वह कार्ड मैंने सनम को दे दिया, वह कार्ड मैं तुम्हें देना चाहता था लेकिन मुझे लगा कहीं उससे बुरा न लग जाए, इसलिए। महिमा समीर का हाथ पकड़कर कहती है कोई बात नहीं, पेमेंट कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है, वह आपकी बहन है, आपका पहला हाथ बनता है उसका, इसीलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाहर चली जाती है। सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सनम ने जिनको जो बताया था सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। सनम, तारा, महिमा, अक्षरा तैयार होकर मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। नंद भाभी की मस्ती। समीर महिमा की तरफ देखकर कहता है मेरे साथ जरा मुझे थोड़ा काम है तुमसे। महिमा भी बिना किसी बात के समीर के साथ चली जाती है। कमरे में आने के बाद समीर महिमा से कहता है सॉरी वह कार्ड मैंने सनम को दे दिया, वह कार्ड मैं तुम्हें देना चाहता था लेकिन मुझे लगा कहीं उससे बुरा न लग जाए, इसीलिए। महिमा समीर का हाथ पकड़कर कहती है कोई बात नहीं, पेमेंट कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है, वह आपकी बहन है, आपका पहला हाथ बनता है उसका, इसीलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाहर चली जाती है। सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सनम ने जिनको जो बताया था सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। सनम, तारा, महिमा, अक्षरा तैयार होकर मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। अल्फायर। सनम, तारा, महिमा, अक्षरा चारों लोग मूवी देखने के लिए मॉल पहुंचते हैं। टिकट्स लेकर मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते देखते 3 घंटे कभी थे उन्हें पता ही नहीं चला। मूवी देखने के बाद चारों लोग रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर वह शॉपिंग पर निकल जाते हैं। महिमा अपने लिए साड़ी देख रही थी और अक्षरा भी साड़ी देख रही थी। तारा और सनम सनम के लिए ड्रेस देख रहे थे, इसीलिए बोल ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। तभी एक लड़की आती है और महिमा के हाथ से साड़ी छीन लेती है। महिमा जब अपनी नजर उठाकर सामने देखती है तो वह कोई और नहीं महिमा की कजन सिस्टर थी। वह महिमा के हाथ से साड़ी खींचकर रहती है तुम्हारी औकात है इतनी महंगी साड़ी लेने की जो यहाँ इतने बड़े मॉल में आ गई। उससे लड़की की बातें सुनकर वहाँ खड़ी सल्स गर्ल भी महिमा को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। महिमा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी
तभी अक्षरा उसे लड़की की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की। तभी वह लड़की जिसका नाम निशा था वह महिमा के चाचा की बेटी थी। क्योंकि महिमा के चाचा पर पैसे वाले थे, उनका अपना बिजनेस था, इसलिए उनके चाचा के बच्चे महिमा और उसकी फैमिली को गरीब समझते थे और हमेशा उसकी इंसल्ट करते थे। महिमा अक्षरा का हाथ पकड़कर कहती है, कोई बात नहीं, हम दूसरी साड़ी देख लेंगे। वहीं निशा महिमा का हाथ पकड़ के रहती है, बस में 500 रुपये नहीं होंगे और साड़ी देखी जा रही है 5 लाख रुपए की। क्या बात है, औकात से बाहर के सपने नहीं देखना चाहिए। महिमा, तुम्हारी हैसियत सिर्फ बाहर नुक्कड़ पैसे कपड़े खरीदने वाली है, इसलिए वही किया करो। इतने बड़े मॉल में आकर यहाँ के सेल्स गर्ल्स का भी तुम नुकसान कर रही हो। महिमा अपनी बेइज्जती सुनकर चुप रहती है। अक्षरा कुछ बोलने वाली होती है तुम्हें, महिमा अक्षरा को भी नहीं बोलने देती, वह चुप हो जाती है। निशा सब लोगों की तरफ देखकर कहती है, आप लोगों को पता है इस लड़की के माँ बाप एक घटिया से चोल में रहते हैं, उनके 2 वक्त की खाना खाने के लिए तो अकाल पड़ा रहता है और यह 5 लाख रुपए की साड़ी खरीद लेगी, इसकी औकात है इतनी। और तुम्हें शर्म नहीं आए इतने बड़े मॉल में आकर यहाँ के लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए? तुम्हारी औकात यहाँ से रुमाल खरीदने वाली भी नहीं है, तो अंदर से ऐसी जगह आना मत। सब लोग महिमा को अजीब नजरों से देख रहे थे, तभी वहाँ सब कुछ तीखी सी आवाज सुनाई, अच्छी है और तुम्हें कैसे पता मिस निशा की मेरी भाभी की औकात है यहाँ कपड़े खरीदने की कि नहीं। जैसे ही सबकी नजर सामने खड़ी लड़की पर जाती है तो सब उसे पहचान जाते हैं कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक हर्षवर्धन मल्होत्रा की बेटी और समीर मल्होत्रा की बहन है, जो खुद भी एक बिजनेस वुमेन है। निशा सनम की तरफ देखकर कहती है, मिस मल्होत्रा, आप शायद इस लड़की को जानती नहीं है, बेकार फटीचर लड़की है यह। इसकी शक्ल सूरत पर बन जाना, शक्ल से जितनी भूली लगती है उतनी ही शातिर है, किसी अमीर जाति को फंसाने के चक्कर में है जिससे इसकी और इसके परिवार का पालन पोषण हो सके। सनम खींचकर एक थप्पड़ निशा के गाल पर मरती है और कहती है, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, तुम जिसकी औकात की बात कर रही हो ना जयवर्धन मल्होत्रा की पोता बहू है, हर्षवर्धन मल्होत्रा की बहू और समीर मल्होत्रा की बीवी है, वह तो उसकी औकात तुमसे तो बहुत ऊपर है। वो तुम्हें जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें जवाब देना आता नहीं है, बल्कि वह इसलिए नहीं दे रही है कि वह तुम जैसी गंदगी के मुंह नहीं लगा चाहती, क्योंकि उनका मुंह उनके हाथ दोनों गंदे हो जाते। लेकिन मैम, मुझे बड़ा मजा आता है गंदगी को साफ करने में, इसीलिए अपनी जबान को लगाम दो। और जिस मॉल में तुम खड़ी हो ना वह उनके पति का मॉल है, और वह मॉल से खरीदे ना खरीदे चाहे फेंक दे, यह उनकी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। और हाँ, तुम्हारी औकात है यहाँ से एक ड्रेस खरीदने वाली। चलो ठीक है, ये साड़ियाँ तुम खरीद कर दिखाओ मुझे। और हाँ, इस साड़ी का प्राइस 5 लाख नहीं बल्कि इस साड़ी का प्राइस 5 करोड़ है। अब ये साड़ी तुम लोगी, वरना मैं तुम सबके साथ क्या करूंगी ये तो मैं भी नहीं जानती, इसीलिए शांति से यह साड़ी खरीदो और निकलो यहाँ से। वही निशा जैसे ही 5 करोड़ सुनती है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको पॉकेट मनी महीने की मुश्किल से 15 से 20 हजार मिलती थी, वह तो 5 लाख की साड़ी भी नहीं खरीद सकती थी, तो 5 करोड़ की तो बहुत बड़ी बात है। निशा को लगा नहीं था कि इस बार वह बुरी फंस जाएगी, वह हमेशा महिमा को इसी तरह परेशान किया करती थी। तुम्हें मैं पहले चुपचाप सुन लेती थी और महिमा के सपोर्ट में भी कोई नहीं बोलता था, लेकिन आज सनम मल्होत्रा इसके सपोर्ट में बोल रही थी, इसका मतलब सच में वह समीर मल्होत्रा की बीवी है। इस जैसी 2 कौड़ी की लड़की को सनम समीर मल्होत्रा जैसा पति कैसे मिल गया, यही बातें निशा के मन में चल रही थी। तभी निशा को फिर से सनम की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, तुमने सुना मैंने क्या कहा? निशा अपना सर नीचे करके कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये साड़ियाँ खरीद पाऊँ। सभी सनम महिमा की तरफ देखकर कहती है, भाभी आप ये साड़ियाँ खरीदिए। महिमा सनम का हाथ पकड़कर कहती है, सनम जाने दो ना, मुझे इतनी साड़ियों की जरूरत नहीं है और इसी साड़ियों का मुझे कोई शोरूम थोड़ी खोलना है। सनम गुस्से में महिमा की तरफ देखती है तो महिमा 2 कदम पीछे हट जाती है। सनम गुस्से में मैनेजर की तरफ देखकर कहती है, ये कैसा स्टाफ रखा है आप लोगों ने यहाँ? अमीर और गरीब देखकर कस्टमर को अटेंड किया जाता है क्या? निशा बजाज की बर्बादी। मैनेजर साहब, आपको नहीं पता आपकी स्टाफ ने किसकी इंसल्ट करने की कोशिश की? वह समीर मल्होत्रा की बीवी है और समीर मल्होत्रा कैसा है ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, और अभी जो ये हुआ अब तक तो वह सब कुछ भाई को पता चल भी गया होगा। तब तुम सोचो कि तुम्हें ये जब प्यारी है या इन सब से माफी मंगवाओगे? मैनेजर जल्दी से चिल्लाकर सब सेल्स गर्ल्स से बोलता है कि वह महिमा से माफी मांगे। वह सारी अपना सर झुकाकर महिमा से माफी मांगने लगते हैं। सनम मैनेजर की तरफ देखकर कहती है, ये साड़ियाँ पैक करके घर पर पहुंचा दो। और हाँ, यह मेरे भाई का मॉल, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगी। भाभी पेमेंट कीजिए। सनम धीरे से अपना कार्ड महिमा के हाथ में पकड़ा देता है। महिमा कार्ड मैनेजर की तरफ बढ़ा देती है। मैनेजर पहले तो मन करता है, लेकिन सनम की गुस्से भारी लाल आंखों को देखकर डर के मारे वह जल्दी से महिमा के हाथ से कट लेकर पेमेंट कर देता है।
सब कुछ हो जाने के बाद सनम गुस्से में निशा की तरफ देखकर कहती है, मेरी भाभी ने तो 5 करोड़ की साड़ियां खरीद ली, इसका मतलब उनकी औकात तुमसे बहुत ऊपर है। तो आइंदा से अगर उनके सामने कभी आओ ना तो अपनी गर्दन और अपनी नजरें दोनों झुका कर रखना, क्योंकि मुझे किसी की गर्दन तोड़ने में और आंखें निकालने में बहुत मजा आता है, समझी। अब निकलो यहाँ से और मैनेजर इस लड़की को अपने सारे माल से ब्लैकलिस्टेड करो, ये हमारे एक भी मॉल में दिखने नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस जिंदगी में देखने नहीं दूंगी। सनम की धमकी सुनकर मैनेजर जल्दी से निशा को अपने सारे माल से ब्लैकलिस्टेड कर देता है। वहीं सब लोग फिर अपने लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हैं और वहां से घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सबका मूड खराब हो चुका था, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। तारा, अक्षरा और महिमा हैरानी से सनम को देख रहे थे। आज सनम ने अपनी भाभीियों के लिए स्टैंड लिया था, ये चीज उन सबके दिल में एक मीठा सा एहसास कर गई थी। दूसरी तरफ राजावत कॉर्पोरेशन में शॉपिंग मॉल की लाइव फुटेज चल रही थी और सनम का वह रूप देखकर अभिमन्यु मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि उसे आज सच में अपनी पसंद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि सनम के सारे रिश्तों को लेकर चलती है, हर रिश्ते को इज्जत देती है। और अभिमन्यु को क्या ही चाहिए था अपने जीवन साथी में, वह तो यही चाहता था कि उसकी बीवी उसकी मम्मी पापा की इज्जत करे, उन्हें प्यार करे। और क्या ही चाहिए था पहले का सनम का जैसा व्यवहार था उसे सोचकर अभिमन्यु को कभी कभी डर लगता था, लेकिन अब जिस सनम को अभिमन्यु देख रहा था वह तो नेक्स्ट लेवल पर थी। अभिमन्यु ने दिल पर हाथ रखकर कहता है, एक दिल है मेरे पास, इस कितनी बार जीत होगी रानी सा। सनम की गाड़ी जैसे ही मल्होत्रा मेंशन में आकर रुकती है, वह गुस्से में धन धन आते हुए अंदर चली जाती है। शाम हो चुकी थी, इसलिए सारे मेंबर्स घर आ चुके थे। तभी पीछे से तारा, महिमा और अक्षरा भी आती है। सनम को इतने टाइम बाद इतने गुस्से में देखकर सब हैरान थे, सबको लग रहा था कि सनम उन तीनों के ऊपर नाराज है। सनम गुस्से में अपनी चप्पल में कहीं फेंकती है, पर्स कहीं फेंक देती है, फोन को कहीं फेंक देती है, जैकेट उतार के कहीं फेंक देती है। ऐसे सारा सामान फेंकते हुए वह अपने कमरे में जा रही थी। सनम पहले भी ऐसा ही करती थी, जब उसे हद से ज्यादा गुस्सा आता था तो वह इसी तरह सारे सामान को फेंक दिया करती थी। समीर, अक्षय और अर्जुन जल्दी से महिमा, अक्षरा और तारा के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी तारा मॉल में हुई सारी बात सब घर वालों को बता देती है। सब लोगों को बहुत खुशी हो रही थी कि सनम सच में बदल गई है, लेकिन आप सनम को किस बात का गुस्सा था, ये बात तुमने से किसी को समझ नहीं आ रही थी। सनम अपने कमरे में पहुंचती है और अपना दूसरा फोन निकालकर अपने असिस्टेंट समर को कॉल करती है। समर कॉल उठाते ही कहता है, जी मैं, बोलिए। सनम रहती है, मुझे निशा बजाज की एक जानकारी चाहिए, और हाँ, बजाज इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, और इस तरह बर्बाद करना कि वह दोबारा उठने के लायक ना रहे, भीख मांगते नजर आने चाहिए ये लोग मुझे रात तक। समर सनम को इतने गुस्से में देखकर कुछ नहीं कहता और जल्दी से ओके कह देता है। थोड़ी देर बाद सनम के पास मैसेज आता है और एक वीडियो आता है। उसे देखकर सनम के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ जाती है और वह कपड़े बदलकर नीचे आती है तो सब लोग हाल में बैठे हुए थे। अचानक से सनम को मुस्कुराते हुए देखा, इतना शांत देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा था। वही सनम किसी पर ध्यान न देते हुए सीधा किचन में चली जाती है। दादाजी, हर्षवर्धन जी, अनुज जी तीनों आपस में रहते हैं, ये सनम इतनी जल्दी शांत कैसे हो गई, होती तो नहीं है। समीर सबकी तरफ देखकर कहता है, क्योंकि बजाज इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी है। निशा बजाज ने महिमा की बेइज्जती की थी, इसलिए सनम ने बजाज इंडस्ट्रीज को बनकृप्ट कर दिया है और निशा बजाज को फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए बिठा दिया है, इसीलिए वह शांत हो गई है। वही सब लोग हैरानी से मुंह खोल समीर को देख रहे थे। तभी समीर कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो। अक्षय समीर की तरफ देखकर कहता है, आपके पास कोई कॉल नहीं आया, आपने कोई मैसेज नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं देखा, किसी से बात नहीं की, तो आपको कैसे पता कि सनम ने यही सब कुछ किया है। समीर अक्षय के सर पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, विश्वास नहीं हो रहा ना तो टीवी चला कर देख ले, और मुझे सब इसलिए पता चला क्योंकि मैं मेरी बहन की हर एक हरकत को बहुत अच्छे से जानता हूं। तभी अर्जुन जल्दी से टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑन कर देता है तो सच में वहां पर वही खबरें चल रही थी जो अभी अभी समीर ने सबको बताई थी। सब लोग मुंह खोल हैरानी से समीर को देख रहे थे। तभी समीर कहता है, क्या बचपन से जानता हूं उनसे कि वह कब क्या करती है और क्या कर सकती है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह उसे इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। जिसके ऊपर उसे गुस्सा आया है तो निशा बजाज का बर्बाद होना कोई बड़ी बात नहीं थी। महिमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, वहीं तारा, अक्षरा वह दोनों भी मुस्कुराने लगती हैं। तभी रागिनी की पायल जी समीर की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें उसे समझना चाहिए ना, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। उसकी शादी की बात चल रही है, अगर वह ऐसे ही नाराज होगी, ऐसे ही गुस्सा करेगी तो उसके ससुराल वाले को पसंद नहीं आएगा। समीर रागिनी जी की तरफ देखकर कहता है, मोम आपको क्या लगता है कि अभिमन्यु राजावत ऐसा ही कोई इंसान है या वह ऐसे ही किसी लड़की को अपने लिए पसंद कर लेता। आज मॉल में जो कुछ भी हुआ वह अब तक उसे पता चल चुका होगा, और अगर उसे सनम पर या सनम की हरकत पर गुस्सा आता तो अब तक सनम को फोन करके बता चुका होता है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया है इसका मतलब सनम के इस कदम से उसे कोई एतराज नहीं है और शायद वह एतराज करना भी नहीं चाहता। ये बात सुनकर सब लोग हैरानी से समीर को देखते हैं तो समीर कहता है, मैंने पता लगाया था अभिमन्यु राजावत के बारे में,
अभिमन्यु आपसे नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से सनम से मोहब्बत करता है और उसे पाना चाहता है, लेकिन जब उसे सात्विक और सनम के बारे में पता चला तो वह इंडिया छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह यहाँ रहा तो सनम को अपना बनाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है और वह सिर्फ सनम की खुशी चाहता था। लेकिन जिसने उसे पता चला कि सात्विक ने किसी और से सगाई कर ली है और सनम ने खुद को पूरी तरीके से बदल लिया है, वह उसी पल इंडिया वापस आ गया और उसे दिन से हर पल हर सेकंड वह सनम के आसपास ही रहता है। मल्होत्रा परिवार को ये बात नहीं बताती, लेकिन समीर जैसे जैसे सबको बता रहा था सब हैरानी से मुंह खुला समीर को देख रहे थे। हमेशा चुप और शांत रहने वाला समीर हर पल हर किसी पर इस तरह नजर रखता है, किसी को पता ही नहीं था। वही अर्जुन समीर की तरफ देखकर कहता है, भाई अगर ऐसा कुछ है तो फिर अभिमन्यु ने किसी से बात क्यों नहीं की? अगर वह हम सब से बात करके अगर सनम से शादी करना चाहता था तो वह कर सकता था ना। और फिर अभिमन्यु राजावत को कौन नहीं जानता, वह जो चाहता है वह पाकर रहता है। 8 सनम मल्होत्रा वापस लौटा हूं तुम्हारी बर्बादी बनाकर। मल्होत्रा परिवार को ये बात नहीं पता थी, लेकिन समीर जैसे जैसे सबको बता रहा था सब हैरानी से मुंह खोले समीर को देख रहे थे। हमेशा चुप और शांत रहने वाला समीर हर पल हर किसी पर इस तरह नजर रखता है, किसी को पता ही नहीं था। वही अर्जुन समीर की तरफ देखकर कहता है, भाई अगर ऐसा कुछ है तो फिर अभिमन्यु ने किसी से बात क्यों नहीं की? अगर वह हम सब से बात करके अगर सनम से शादी करना चाहता था तो वह कर सकता था ना। और फिर अभिमन्यु राजावत को कौन नहीं जानता, वह जो चाहता है वह पाकर रहता है। समीर अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, तुमने जो कहा वह सच था, लेकिन वह सनम को पाना नहीं चाहता था बल्कि वह सनम का प्यार चाहता था। और अगर वह इस तरह सनम से शादी कर भी लेता है तो सनम हमेशा उससे नफरत करती, कभी उससे प्यार नहीं करती। उसके दिल में हमेशा सात्विक रहता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सात्विक सनम की जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि सनम ने खुद ही उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। तो अब अभिमन्यु से शादी कर सकता है इसलिए। और तुम्हें क्या लगता है कल उसने सनम की जान बचाई, अभिमन्यु राजावत का किसी की जान बचाएगा? ये तुमने कभी सपने में भी सोचा है? अक्षय समीर की तरफ देखकर कहता है, लेकिन भाई वह एक राक्षस है, शैतान है, वह हम अपनी मासूम सी बहन को उसे कैसे दे सकते हैं? समीर मुस्कुराते हुए कहता है, और हमारी सनम तो कोई कांच की गुड़िया है ना जिसे कोई राक्षस तोड़ देगा, बल्कि सनम तो वह शैतान है जो अभिमन्यु राजावत जैसे इंसान को झुकाने की ताकत रखती है। और तुम्हें क्या लगता है सनम ने अभी तक उसके बारे में पता नहीं किया होगा? सब कुछ पता कर लिया होगा उसने। और खुश हूं मैं इस बात से कि मेरी बहन खुश है और फिर उसे उसके टक्कर का जीवन साथी मिले, यही तो हम सब लोग चाहते थे। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। वही सनम चुपचाप अपना डिनर कर रही थी। उसके दिमाग में अभी भी अभिमन्यु और अपनी वह किस चल रही थी, वह कैसे अभिमन्यु का सामना करे, यही बात सनम के दिमाग में चल रही थी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन आज सनम का ध्यान तो अभिमन्यु में अटका हुआ था। सब लोग गौर से सनम को देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सनम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। डिनर हो जाने के बाद सनम अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, तभी दादाजी कहते हैं, बेटा तुम्हारी बुआ दादी आने वाली है, उनकी फ्लाइट का वक्त हो गया है तो तुम में से कोई जाकर ले आओ। बुआ दादी का नाम सुनकर सनम के दिमाग में एक औरत का ख्याल आता है, वह औरत जो हमेशा सनम को अपने परिवार के खिलाफ भटकती थी। बुआ दादी ही थी जिसे सनम को जानबूझकर मल्होत्रा फैमिली से अलग किया था, और इस बार उनका आना मतलब इस घर में फिर से भूकंप आने के बराबर था। इसलिए अब उसने सोच लिया था वह बुआ दादी के सामने ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे वह अपनी भाभीियों से भाई से सबसे ज्यादा मतलब नहीं रखती, वरना बुआ दादी फिर लग जाएगी सनम को सबसे अलग करने में। अभी तक दादाजी या घर के किसी भी मेंबर को इस बारे में पता नहीं था, वरना वह कभी भी बुआ दादी को इस घर में नहीं आने देते। अभी दादाजी यह कह ही रहे थे कि बाहर से एक गाड़ी रुकने की आवाज आती है और उसे गाड़ी में से एक भारी भरकम औरत निकलती है जिसने एक बनारसी साड़ी पहन रखी थी, हाथों में रुद्राक्ष की माला फिरते हुए वह घर के अंदर जाकर रहती है। अब खाने से क्या फायदा जब मैं खुद ही टैक्सी करके घर आ गई। अरे भैया आपको तो अपनी बहन की चिंता ही नहीं है, और देख लो आपके घर में इतने लोग हैं फिर भी आपकी बहन को लाने के लिए कोई गया नहीं। आपकी बहन को तो यहाँ अपने आप ही आना पड़ा। दादाजी अपनी बहन की आदत जानते थे, इसलिए वह बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे माला तुम आ तो गई ना, अब क्यों फालतू में नाराज हो रही हो? बच्चों से गलती हो गई, लेकिन इसमें बच्चों की भी गलती नहीं थी, मैं ही बच्चों को बात नहीं पाया था और जब बताया तब तक तुम आ गई थी। बुआ दादी चारों तरफ अपनी नजरें घूमकर कहती है, सनम नहीं दिख रही, कहाँ है वह? दादाजी भी देखते हैं तो कहते हैं वह अपने कमरे में होगी, खाना खा लिया है उसने। दादी माँ खुश हो जाती है कि सनम अभी भी अपने परिवार से अलग है। सनम पिले के पीछे खड़े होकर हुआ दादी के चेहरे की मुस्कुराहट को देख रही थी और अपने में रहती है, मैं पहले वाली सनम नहीं हूँ जो आप पर अंधा विश्वास कर लेगी, मैं तो वह सनम हूँ जो जैसे के साथ पैसा करने में विश्वास रखती है। अब आप देखो मैं कैसे आपकी सच्चाई इस पूरे परिवार के और दादाजी के सामने लेकर आता हूँ। मुझे पता है इस बार आप किसी न किसी मकसद से आई हुई है।
महिमा तारा और अक्षरा का बुआ दादी के पैर छूती है। बुआ दादी महिमा को देखकर अजीब मुंह बनते हैं और कहती हैं, पता नहीं ये समीर कहाँ से इस मिडिल क्लास लड़की को उठाकर ले आया। मैंने अपनी दोस्त की बेटी को समीर के लिए पसंद किया था, लेकिन नहीं, इनको तो ये गंदगी पसंद आई थी, इसलिए घर में लाकर बैठा दी है। बुआ दादी की बात सुनकर महिमा की आंखें नम हो जाती हैं। कहीं समीर गुस्से में बुआ दादी की तरफ देखकर कहता है, आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर लिए तो मेहमान बनकर रही है, मेरी पत्नी को कुछ भी कहने का आपका हक नहीं है, और वह किस परिवार से है कहाँ से नहीं है इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है। बस आप याद रखिए कि वह महिमा समीर मल्होत्रा है, समीर मल्होत्रा की बीवी और उसकी इज्जत। अगर आपने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की ना तो आपकी रिटर्न टिकट में बहुत जल्दी कटवा दूंगा, इसीलिए अपने जवान पर लगाम दे दीजिए। बुआ दादी समीर की तरफ देखकर कहती हैं, तो इस लड़की ने तुम्हें जवान चलाना भी सिखा दिया। देख लो भाई साहब, आपके घर में आकर आपकी ही बहन को बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन आप तो कुछ कहेंगे ही नहीं, आप तो अपने बेटे बहू के आगे बोल ही नहीं सकते। तभी रागिनी जी आगे आता है और कहती है, ऐसी बात नहीं है बुआ जी, बच्चा है, गुस्सा आ गया इसलिए बोल दिया, आगे से ध्यान रखेगा। बुआ जी रागिनी जी की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी शहर इसलिए यह बच्चे इतना बोलते हैं, मुझे तो मेरी सनम अच्छी लगती है, मेरी हर बात मानती है, मेरी अच्छी बच्ची। पता नहीं तुम लोगों ने उससे कहा कर दिया है, कहीं किसी हॉस्टल में तो नहीं फेंक दिया कि तुम लोगों को उसको उसका हिस्सा ना देना पड़े। सबको बुआ दादी की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सभी दादाजी बुआ दादी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। बुआ दादी उठकर दादाजी के साथ चली जाती है। तभी तारा उनकी तरफ मुंह बनाकर रहती है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है माँ की, यह बुआ दादी कुछ सही नहीं है, और सनम के उसे व्यवहार के पीछे बुआ दादी कहा है। तभी पायल जी कहती है, तुम सही कह रही हो तारा, बुआ दादी ही हमेशा शर्म को भड़काती रहती थी, और एक बार फिर आ जाएंगे यहाँ। अब पता नहीं मेरी बच्ची के कानों में क्या क्या भरेगे, कहीं फिर से हमारी बच्ची को हमसे दूर न कर दें। समीर गुस्से में उसे कमरे की तरफ देखते हुए कहता है, जिस कमरे में अभी अभी बुआ दादी गई थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, और ना ही मैंने ऐसा कुछ करने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बहन को एक बार और होने की गलती नहीं कर सकता। आप फिक्र ना करो, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि बुआ दादी 2-4 दिन में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। दादी माँ कहती है, बेटा अपने दादाजी के आगे कुछ मत कहना, वरना वह नाराज हो जाएंगे कि उनकी बहन इतने सालों में तो आए और फिर भी हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तभी पीछे से सनम की आवाज आती है, वह इसी के लायक है। दादी माँ, आप नहीं जानती इन्होंने क्या क्या बोला था आप लोगों के बारे में, और मेरा आप लोगों से दूर जाना मेरी मर्जी नहीं थी, बल्कि इन्होंने साजिश रची थी मुझे आप सब से दूर करने के लिए। तभी वहां दादाजी आते हुए कहते हैं, खाने का क्या मतलब है तुम्हारा। सनम सनम अपने पूरे परिवार की तरफ देखती है और कहती है, आपको याद है जब मैं 10 साल की थी और एक बार मैं पुल में गिर गई थी, और मेरे साथ साथ अक्षय भैया भी गिरे थे, तो समीर भैया ने अक्षय भैया को पहले निकाल दिया था और मुझे बाद में निकला था। इस बात के लिए बुआ दादी ने मेरे दिमाग में समीर भाई, अक्षय भाई और अर्जुन भाई के लिए इतना जहर भर दिया था कि मैं नफरत करने लगी थी सबसे। लेकिन जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर मैं सीढ़ियों से गिरी, तब जाकर मुझे समझ आया कि यह सब तो मेरे अपने हैं। वह औरत हमेशा मुझे झूठ ही बताती थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया था। समीर सनम के सर पर हाथ रख कहता है, बेटा मैंने वह इसलिए किया था क्योंकि अक्षय को पानी से डर लगता है, और तुम बहादुर थी, तुम्हें डर नहीं लगता था। अगर अक्षय को कुछ हो जाता है तभी मैं खुद को माफ नहीं कर सकता था। सनम समीर का हाथ पकड़कर कहती है, आपको मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है भाई, मैं वह 10 साल की बच्ची नहीं हूँ जो उनकी बातों में आ जाऊंगी। बस आप सब लोग मेरा साथ देना, फिर देखना मैं उनकी सच्चाई उन्हीं के मुंह से कैसे निकलवाती हूँ। और इस समय मैं आप तीनों से माफी मांगना चाहती हूँ भाभी, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और करूंगी भी तो रूट तरीके से, क्योंकि मैं उन्हें अपने झांसी में फंसना चाहती हूँ। तुम्हें पहले से ही आप सबसे माफी मांग ले रही हूँ। आज उन्होंने जो मेरी भाभी की बेइज्जती की है ना, इसका बदला तूने देना ही होगा, और थोड़ी ही देर में इसका कमल भी शुरू होगा। अभी सनम का कर ही फ्री हुई थी कि अंदर से बुआ दादी के चिल्लाने की आवाज में आने लगते हैं। सब लोग हैरानी से सनम को देखते हैं। सनम अपने कंधे कुछ खाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सब लोग बुआ दादी के कमरे की तरफ जाते हैं तो बुआ दादी बेड पर बैठी हुई फोन पर किसी से बातें कर रही थी। फोन काटने के बाद वह दादाजी की तरफ देखेकर कहती है, भाई साहब पता नहीं कैसे हमारी कंपनी के शेयर्स गिर गए, उनके दाम कौड़ियों के भाव हो गए हैं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई साहब आप मदद कर दीजिए ना हमारी। दादाजी बुआ दादी की तरफ देखकर कहते हैं, माल मैं बिजनेस नहीं संभालता, आप बिजनेस अक्षय, समीर और अर्जुन संभालते हैं, और वह दोनों देख लेंगे कि उन तीनों को क्या करना है। ये कहकर सब लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद तारा मुस्कुराते हुए कहती है, ये हमारा सनम ने सिक्स, अब तो ये बुढ़िया जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाएगी।
सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु आज सनम को देखने के लिए बहुत बेचैन था, क्योंकि आज वह अपनी किसी मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी गया था और वह गलती से अपना लैपटॉप ऑफिस में ही मिल गया था, इसलिए वह बहुत बेचैन था। राघव अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, सर इतना परेशान मत हुई है, हम लोग चल रहे हैं ना, फिर आप उन्हें देख लीजिएगा। अभिमन्यु अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, पता नहीं क्यों आज अजीब सी बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, बस मेरी सनम के साथ कुछ ना हो। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ सामने लगी एक लड़की की तस्वीर को बहुत गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत की झलक साफ साफ नजर आ रही थी। वह आदमी उठकर खड़ा होता है और उसे तस्वीर पर चाकू चलते हुए कहता है, जिस तरह तुमने मुझे मेरा भाई छीना था ना, उससे भी पूरी मौत मैं तुम्हें दूंगा। सनम मल्होत्रा वापस लौटा हूं मैं तुम्हारी बर्बादी बनाकर, और इस बार ऐसा बर्बाद करूंगा कि तुम किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा पाओगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि रैगिंग करके लोगों को मारना क्या होता है। सामने दीवार पर सनम की तस्वीर लगी थी जिसमें सनम मुस्कुरा रही थी। वही वह लड़का उसे तस्वीर को देखकर कहता है, तुम्हारी मुस्कुराहट जहर लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी मेरे सामने आओ, मैं अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूं। मैं सात्विक की जिंदगी में समीर को इसीलिए भेजा था कि तुम्हें वह दर्द, वह तकलीफ और बदनामी सहनी पड़े, लेकिन नहीं, तुम्हारे भाइयों ने फिर से तुम्हें बचा लिया। तीनों भी कब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, एक ना एक दिन तो तुम अकेली मिलेगी ही मुझे, और वह दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे काला दिन होगा। तुम्हारी इज्जत का तमाशा बनाऊंगा मैं शरीफ बाजार, और तुम्हें कोठी पर ले जाकर बिठा दूंगा। फिर तुमसे पूछूंगा कि एक लड़के की और एक लड़की की इज्जत में क्या फर्क होता है। वह इंसान नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सही गलत अच्छे बुरे की कोई नॉलेज ही नहीं थी, लेकिन वह इंसान था। इस बात को सनम पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था। सनम खुद में ही खौफ का दूसरा नाम थी, लेकिन उसके पीछे अभिमन्यु राजावत उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा था, और उसके सामने खड़े थे उसके 4 भाई जो उसे अपने जीते जी तो कुछ नहीं होने दे सकते थे। वही सनम बेड पर लेटी हुई थी, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे उसकी शरीर से इसकी शान से बाहर जा रही है। अचानक से वह तड़पने लगती है, वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा परिवार उसके कमरे में आ जाता है, और वह देखते हैं कि सनम के मुंह से 9 सनम को दिया जहर। सनम खुद में ही खौफ का दूसरा नाम थी, लेकिन उसके पीछे अभिमन्यु राजावत उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा था, और उसके सामने खड़े थे उसके 4 भाई जो उसे अपने जीते जी तो कुछ नहीं होने दे सकते थे। वही सनम बेड पर लेटी हुई थी, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे उसकी शरीर से इसकी शान से बाहर जा रही है। अचानक से वह तड़पने लगती है, वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा परिवार उसके कमरे में आ जाता है, और वह देखते हैं कि सनम के मुंह से सफेद पानी निकल रहा था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। समीर, अर्जुन सब लोग भागकर सनम के पास आते हैं। सनम का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। समीर चिल्ला के कहता है, जल्दी से गाड़ी निकालो, किसी ने सनम को जहर दिया है। जैसे यह बात सबके दिमाग में जाती है, सब लोग सन रह जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके घर में उनकी बेटी को जहर किसने दिया, लेकिन इस वक्त इस बात का टाइम नहीं था, इसलिए समीर अर्जुन जल्दी से सनम को उठाकर अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं। रागिनी की, पायल की दादी माँ तीनों रो रहे थे। एल महिमा, तारा, अक्षरा अपनी गाड़ी से उन लोगों के पीछे हॉस्पिटल चली जाती हैं। वहीं दादाजी और दादी माँ को घर छोड़कर बाकी सभी हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहीं अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हुआ दादी, उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी, जैसे ये सब उन्हीं का किया हुआ था, या ये सब उन्होंने इसलिए किया था कि वह एक बार फिर सनम को अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर सके। 1 घंटे का रास्ता समीर ने 15 मिनट में तय कर दिया था। आज उसने कोई भी सिग्नल बाकी नहीं रखा था जिसे उसने तोड़ा ना हो। कितने ही का उसके ऊपर चालान पड़ चुका था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं करी थी। वहीं तेज स्पीड की आवाज आती है और उसी के साथ गाड़ी का दरवाजा खुलता है। अर्जुन अपनी बाहों में सनम को लेकर अस्पताल की तरफ भाग जाता है। उसके पीछे अक्षय, समीर, हर्षवर्धन जी, अनुज जी, कार्तिक सब लोग चले जाते हैं। 10 मिनट बाद एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से तारा, महिमा, अक्षरा, रागिनी की, पायल जी निकलती है, और वह लोग भी अस्पताल के अंदर चली जाती हैं। समीर और अर्जुन ने सनम को अस्पताल में एडमिट कर दिया था। तुरंत ही उसे ओट में ले जाया गया था, क्योंकि उसके शरीर में जहर बहुत मात्रा में फैल चुका था। और टी के बाहर पूरा परिवार खड़ा ना आंखों से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1 घंटा हो गया तो सनम को अंदर ले जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर या नर्स बाहर नहीं आई थी। सबके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। वही अपनी गाड़ी में बैठा अभिमन्यु अपने दिल की धड़कनों को कम करने की कोशिश कर रहा था, वरना उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी वह खुद को काबू कर ही रहा था कि अचानक से राघव का फोन बजने लगता है। राघव कॉल रिसीव करके अपने स्थान से लगता है, और सामने वाले की बात सुनकर राघव के हाथ से फोन छूटकर वहीं गिर जाता है। अभिमन्यु राघव की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, क्या हुआ है? राघव करते हुए अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, सर, किसी ने लेडी बॉस को जहर दिया है और वह इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है।
राघव की बात सुनकर अभिमन्यु का पूरा शरीर सुन पड़ जाता है, उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है और वह घबराहट के मारे राघव से कहता है जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलो। 1 घंटे में राघव और अभिमन्यु सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। इस बीच अभिमन्यु की हालत बहुत खराब थी, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। राघव जैसे तैसे अभिमन्यु को लेकर सनम के बाग के बाहर पहुंचता है। वहां अभिमन्यु को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन अभिमन्यु की हालत देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी राघव डॉक्टर खुलकर अभिमन्यु का चेकअप करने के लिए बोलता है। डॉक्टर अभिमन्यु का चेकअप करने के बाद बोलते हैं देखिए मिस्टर राघव, हमें कोई बीमारी के सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन्हें सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है ये हमारे समझ से बाहर है। अभिमन्यु बाहर ब्रांच पर बैठा दर्द से तड़प रहा था, उसके पूरे शरीर में अजीब तरह का दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से उसकी जान बाहर निकल रही है। सब लोग अभिमन्यु के इस तड़प को देखकर हैरान थे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था अभिमन्यु को हुआ क्या। अभिमन्यु की तड़प, उसका दर्द अपनी आंखों से देख रहे थे। वहीं धीरे धीरे अभिमन्यु का शरीर नीला पड़ने लगता है। समीर हैरानी से अभिमन्यु को देखकर कहता है आपका शरीर तो बिल्कुल सनम की तरह होता जा रहा है, जैसे जो जहर सनम को दिया गया वही आपको दिया गया है। डॉक्टर तुरंत अभिमन्यु को एडमिट करते हैं और उसके सारे टेस्ट करते हैं। अब वहां पर पूरा राजावत परिवार भी आ चुका था, क्योंकि राघव ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। अभिमन्यु के सारे टेस्ट हो चुके थे, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, उसके शरीर में कहीं भी जहर का नामो निशान नहीं था। लेकिन उसे ये दर्द, ये तकलीफ किस लिए हो रही थी, यही बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में जो डॉक्टर सनम का इलाज कर रहे थे वह बाहर आते हैं और मल्होत्रा फैमिली की तरफ देखकर कहते हैं एल देखी, हमने मिस मल्होत्रा का जहर उसके शरीर से तो निकाल दिया है, लेकिन अभी उनके ऊपर इस चीज का असर रहेगा, उन्हें वीकनेस रहेगी और वॉमिटिंग रहेंगे, इसीलिए आपको उनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। समीर डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ ना। डॉक्टर समीर के कंधे पर हाथ रखता है, अभी नहीं, आप उनसे कल सुबह मिल सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आए, आपकी सिस्टर को जहर दिया किसने, वह भी ऐसा जहर जिसका कोई तोड़ी नहीं है। वह तो पता नहीं कैसे आपकी बहन ने जहर के असर को कम कर लिया अपने ऊपर, वरना उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। सनम ठीक है, ये जानकर सबको राहत के साथ शादी है। तभी राघवेंद्र जी हर्षवर्धन जी के पास आते हैं और कहते हैं सनम बिटिया को जहर किसने दिया। हर्षवर्धन जी कहते हैं पता नहीं, खाना तो उसने हम सबके साथ खाया था। उसके बाद वह अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई, फिर अचानक से उसके दर्द में तड़पने की आवाज आने लगी। जब हम गए तो उसके मुंह से सफेद पानी निकल रहा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। अब हम घर जाकर पता करने की कोशिश करेंगे कि इतनी घटिया हरकत करी किसने है। हर्षवर्धन जी राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहते हैं अब अभिमन्यु बेटा कैसे हैं। एल राघवेंद्र जी कहते हैं ठीक है, पता नहीं चल रहा ये सब कुछ कैसे हो रहा है। एल सब लोग बाहर बैठे थे, तभी अचानक से डॉक्टर अभिमन्यु के कमरे से निकाल कर आते हैं और कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा कि इन्हें हुआ क्या है। उनके शरीर में जहर के सिम्टम्स नहीं थे, फिर भी जहर का असर उनके ऊपर लग रहा था और अचानक से अपने आप इनका शरीर नॉर्मल हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बॉडी किसी और के दर्द को और किसी और के जहर को खुद में लेने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही सब लोगों के दिमाग में यह बात आती है सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जहर सनम को दिया गया था लेकिन सनम को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ इलाज के वक्त। लेकिन वहीं अभिमन्यु दर्द से तड़प रहा था, उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। अभिमन्यु की मोहब्बत को देखकर सब लोगों की आंखें नम हो जाती है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु अपने कमरे से बाहर आता है और सबकी तरफ देखकर कहता है सनम कैसी है। अक्षय अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है सनम ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि हम सुबह उससे मिल सकते हैं। अभिमन्यु बिना किसी पर ध्यान दिए सनम के कमरे में चला जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है दिस इज नोट पर जाना, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कैसे कर सकती हो और किस में इतनी हिम्मत आ गई जो अभिमन्यु राजावत की जिंदगी पर हाथ डाल दिया। अब मैं उसे मौत से भी पत्थर सजा न दी तो फिर कैसी मेरी मोहब्बत, उसे इंसान को खून के आंसू रुलाऊंगा मैं जिसे मेरी जिंदगी पर हाथ डालने की कोशिश की है। जैसे जैसे सनम की बॉडी नॉर्मल हो रही थी वैसे वैसे अभिमन्यु की बॉडी अपने आप नॉर्मल हो रही थी। ये देखकर दोनों परिवार वाले हैरान थे कि इन दोनों का रिश्ता जिसके साथ साथ रह से भी जुड़ चुका था, भले ही वह तो ना अभी एक दूसरे के नहीं हुए थे, लेकिन शायद भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे का पूरक बना दिया था। इसीलिए तो आज अगर अभिमन्यु की बॉडी पर उसे शहर का असर नहीं होता तो सनम को बचा पाना मुश्किल हो जाता। तो ऐसा कह सकते हैं कि अभिमन्यु अपनी सनम को मौत के मुंह से बाहर ले आया था। आंखों ही आंखों में दोनों परिवार की रात गुजर जाती है। अगली सुबह धीरे धीरे सनम की आंखें खोल हैं तो उसे अपने हाथ पैर बाहर महसूस होता है। जब वह उसे तरफ देखती है तो उसे सबसे पहले अभिमन्यु का चेहरा नजर आता है। ये देखकर उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। फिर उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस होता है। जब वह उधार देता है तो वहाँ कार्तिक और अक्षय अपना कर रखे सो रहे थे। जब वह दूसरी साइड नजर करती है तो वहाँ समीर और अर्जुन थे, उसके सर के पास हर्षवर्धन जी अनुज जी थे, सोफे पर रागिनी जी, तारा, महिमा और अक्षरा थे और पायल जी तो उसके पैरों के पास कर रखे थे। ये देखकर सनम की आंखें नम हो जाती हैं कि उसका पूरा परिवार उसे कितनी मोहब्बत करता है।
तभी सनम को रात की बात याद आती है और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है क्योंकि सबके सोने की बात हुआ दादी उसके कमरे में आई थी और उन्होंने उसे दूध दिया था और कहा था ये दूध महिमा ने उसके लिए बनाया था, वह तो सिर्फ उसे देने आई थी, इसका मतलब उसे दूध में जहर हुआ दादी ने मिलाया था जिससे सारा इल्जाम महिमा के ऊपर लग जाए और महिमा को उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। सनम गुस्से में अपने मन में रहती है, गलत किया अपने बुआ दादी, आज तक मैं आपको बर्दाश्त करती रही क्योंकि आपने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन आज आपने मेरी भाभी को इन सब में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। जैसे ही सनम के हाथों की हलचल होती है सब लोग उठकर बैठ जाते हैं और सनम का हाल चाल पूछने लगते हैं। समीर सनम के सर पर हाथ रख कहता है, बेटा तुमने खाना हमारे साथ खाया था तो फिर तुम्हारे शरीर में जहर कैसे आया? सनम अपनी मासूम निगाहों से समीर को देखकर कहती है, भाई जब आप सब लोग सोने चले गए थे ना तो बुआ दादी मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे दूध दिया, बोली कि यह मेरे लिए है और जैसे ही मैंने वह दूध पिया अचानक से मेरे शरीर में बहुत दर्द होने लगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। समीर जैसे ही सुनता है कि वह दूध बुआ दादी ने सनम को दिया था तो समीर गुस्से से पागल हो जाता है। वह जैसे ही गुस्से में घर जाने के लिए निकलता है तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है और दादा दादी के साथ हुआ दादी अंदर आती है। बुआ दादी को अपने सामने देख सबके चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ जाती हैं। अभिमन्यु तो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी इस कदर बना लेता है कि उसके हाथ की नसें दिखना लगते हैं और सर की भी नसें दिखना लगते हैं। ये देखकर सनम अभिमन्यु का हाथ पकड़कर नाम में गर्दन हिला देती है। वहीं बुआ दादी जाकर शर्म से कहती है, मेरी बच्ची को क्या हो गया? मैं तुमसे कहा था ना ये परिवार वाले तुमसे प्यार नहीं करते, देखा ना तो मैं अस्पताल पहुंचा दिया इन लोगों ने। अरे तुम्हारे भाइयों तुम्हारी भाभीियों चाहते ही नहीं है कि तुम प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा को, इसलिए तो तुम्हें करने का पूरा प्लान बना लिया था इन लोगों ने, वह तो अच्छा हुआ कि तुम बच गए। बुआ दादी की इतनी जहरीली बातें सुनकर सब गुस्से में पागल हो रहे थे लेकिन सनम ने सबको इशारे से मना कर रखा था इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। सनम अपनी कमजोरी आवाज में बुआ दादी की तरफ देखकर कहती है, बुआ दादी लेकिन वह दूध तुमसे आपने दिया था लाकर और इसका मतलब अगर दूध में जहर था तो आपने मुझे जहर दिया है। जैसे ही बुआ दादी के पास सुनती है वह हड़बड़ा जाती है और कहती है, मैंने वह दूध नहीं बनाया था, वह दूध तो मुझे महिमा ने दिया था, वह तुम्हारे कमरे में लेकर आ रही थी तो मैंने उससे ले लिया कि मैं तुम्हें दे दूंगी, तो इसका मतलब तुम्हें जहर मेहमान ने दिया है। जैसे ही मैं ये सुनती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि सनम एक बार फिर उसके खिलाफ हो जाएगी और अगर सनम उसके खिलाफ थी और यह प्रूफ हो गया कि उसे दूध में जहर महिमा ने दिया था तो समीर तुरंत ही उसे तलाक दे देगा क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। धीरे से कहती है, लेकिन मैं तो नहीं देखा ना कि उसे दूध में जहर भाभी ने मिलाया था, वह दूध आप मेरे पास लेकर आएंगे, बल्कि घर में सब लोग जानते हैं कि मुझे दूध पसंद नहीं है और भाभी तो कभी मुझे दूध नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर भाभी आपके दूध कैसे दे सकती है मुझे देने के लिए? जैसे ही बुआ दादी सनम की बात सुनती है उन्हें आप खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने वह जहर दूध में क्यों मिलाया, वह कैसे भूल गई थी कि सनम को दूध से एलर्जी है? अगर ऐसी बात थी तो सनम ने वह दूध पिया ही क्यों? यही सब बातें सबके दिमाग में चल रही थी और सबसे ज्यादा यह बातें अभिमन्यु के मन में चल रही थी, लेकिन वह इतना समझ चुका था कि सनम ने वह दूध जानबूझकर किया था क्योंकि वह जानती थी उसमें जरूर कुछ होगा। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय, लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा।